तो सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं? ऑडियो पीछे लास्ट रो ऑडियो ठीक है। ट्रांसमिशन ऑन कर दीजिए। थोड़ा सा क्लास में एको है, यहाँ की आवाज थोड़ी कम करिए। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे हमारे जो भूगर्भिक संरचना है, भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसको किन कालखंडों में बांटा गया, जिसमें हमने सबसे पहला सबसे प्राचीन क्या देखा? आर्कियन। आर्कियन के बाद पुराना, पुराना के बाद द्रविडन और द्रविडन के बाद आर्यन। आर्यन तक हम पहुंचे थे, जो उसमें लिखना था वो हम सब कुछ लिख चुके हैं ना। यहां तक क्लियर है सभी लोग? What we know is a drop, what we don't know is an ocean। ठीक है। हाँ हाँ, आर्यन पर पहुंचे हैं ये मैंने कहा है, आर्यन करवा देंगे ऐसा मत करो, साथ ही साथ में होगा। लेकिन बात वही है कि अगर केवल लेख लिखते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है। तो पहली चीज, इस परीक्षा को पास करने के लिए, इस परीक्षा को पास करने के लिए बहुत से छात्र खासकर मेंस परीक्षा में मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं मेरी तैयारी नहीं, मेरी तैयारी नहीं है सर, इस बार सिर्फ देकर देख लूं कि नहीं। तो आप लोगों को, कुछ लोगों को मेंस का मौका मिला है, कुछ को नहीं मिला है। तो मैं बताना चाहता हूं, मेंस का जब भी मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, मेंस को पूरी हिम्मत से देना है। मेंस में आपकी तैयारी कभी भी पूरी होगी ही नहीं। What we know is a drop, what we don't know is an ocean। अब आपकी मर्जी, आप इसे देख लीजिए, सर मुझे नहीं आता, इससे क्या लग रहा है? डर लग रहा है। ठीक है। या आप इसे देख लीजिए कि मुझे थोड़ा सा आता है, इससे हमारा टॉप रैंक आ जाए। सबकी यही कहानी, सबकी यही कहानी। कुछ लोग मेंस देकर फेल होकर तभी गलती का एहसास करते हैं। मेरे पास बहुत से छात्र आते हैं, भूगोल में एक किताब है सविंद्र सिंह ने लिखी है, और वो किताब कोई खास उपयोगी किताब नहीं है, बट फिर भी मन में रहता है कि हमने वो किताब नहीं पढ़ी, इसलिए सर मैं पिछली बार मेंस फेल हो गया था। इस बार पढ़ लो। वो फिर पढ़ता है उसे, फिर पढ़ने के बाद लगता है तो कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा फेल हो जाता है। तो पिछली बार बिना पढ़े फेल हो गए थे, इस बार पढ़ के फेल हो गए थे। किस पर? इस चीज पे भरोसा जरूरी है। वट वी नो इज अ ड्रॉप। आप खुद सोच के देख लीजिए, जितनी भी जानकारी हो, जितनी भी जानकारी, मान लीजिए दुनिया की जितनी भी जानकारी है, उसकी कितनी जानकारी मुझे होगी? शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को कितनी जानकारी होगी? दुनिया की सारी विधाओं को अगर हम ले लें, एक बूंदी तो होगी। उस बूंद में भी वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ज्ञान का तो कोई सीमा नहीं है। ये तो गूगल है, ये तो गूगल है। अगर गूगल देखने लगे तो आप निश्चित रूप से डरेंगे, गूगल देखने लगे तो आप निश्चित रूप से डरेंगे। लेकिन अगर ये है तो काम बन जाए। तो ये बताना चाहता हूँ राइट इन द बिगिनिंग, बहुत सारे छात्र मुझे यहाँ पे सुनते हैं, ऑनलाइन भी सुनते हैं, ऑफलाइन भी सुनते हैं। यूपीएससी का चमत्कार ही ये है। आप मुझे एक बात बताइए, आप अपनी 8वीं क्लास, 8वीं क्लास का परीक्षा जब हुई थी, तो क्या आपको एक सिलेबस दिया गया था? पूरा करके गए थे कि नहीं करके गए थे? पूरा करके गए थे। तो आदत क्या है? सिलेबस पूरा करेंगे, उसमें से प्रश्न आएगा। 10वीं में फिर बोर्ड आ गया, 10वीं का सिलेबस मिला, 10वीं के सिलेबस से पहले लंबी छुट्टी भी मिली, भाई बढ़िया से कर लेना, नहीं तो पंखे पे लटकते हो तुम लोग फिर फेल होने के बाद। तो पूरा मौका दिया गया, पेपर भी आसान सेट किया गया। बोर्ड का पेपर, अगर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है तो आसानी सेट करते हैं, यूपी बोर्ड थोड़ा इसमें अभी भी दुष्ट बना हुआ है। ठीक है। फिर भी आपका सिलेबस आप करके चले गए। तो हमारी क्या आदत हो गई है कि हमें यह लगता है कि सिलेबस जिसकी एक सीमा निर्धारित होती है, इस सीमा को कर लीजिए और आपके परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। फिर हम 12वीं में आ गए। 12वीं में अगर आपने विज्ञान लिया था तो विज्ञान ने थोड़ा बहुत आपको झकझोरना शुरू किया कि भाई सिलेबस तो ठीक है, सिर्फ सिलेबस से नहीं होता, सिलेबस की गहराई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, लंबाई भी होती है, मोटाई भी होती है, सारे चक्कर आते हैं, बट फिर भी सिलेबस वहां भी था। यूपीएससी में यही दिक्कत है, पहली बार ऐसा होता है कि हमने पूरा किया ही नहीं होता है। और आप ही नहीं, सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। तो सब लोगों को एक ही डर सता रहा होता है, यार सिलेबस कैसे खत्म होगा, सिलेबस कैसे खत्म होगा, मेरा तो सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा। और यहां पर क्या है?
जितना किया उससे पास होना, जितना किया उससे पास होना है। ठीक है, सर मुझे स्टेट पीसीएस भी देना है, क्या इससे हो जाएगा? ये देखो ऐसे ऐसे है ये मुझे स्टेट पीसीएस भी देना है, क्या इससे हो जाएगा? बेटिया सुबह जो है ना नीम के पत्ते में किशमिश पानी में डुबो के लोगी तो पक्का हो। कह ही रहे हो तो एक ताबीज भी बांध लेना, दाएं हाथ में बांध लो, ठीक है। उसमें क्या रखोगे? थोड़ा सा और देशभक्ति करता हूं, मम्मी पापा के चरणों की धूल डाल लेना, तभी जाकर होगा। बताओ, इससे हो जाएगा? अभिजीत, यार थोड़ा सा क्लास में टेम्परेचर और डाउन हो सकता है, कुछ एसी कहीं पर वो होंगे, है ना? तो सभी लोग कहां से हैं? ये लोग कौन है? ये लोग जो बात करते हैं इससे हो जाएगा उससे हो जाएगा, ये वो 8वीं 10वीं की परीक्षा देने आए हुए हैं। और देना क्या है? देना ये है। तो आप सबसे आग्रह है, आप सबसे आग्रह है कि क्लास में जब आते हैं, और खासकर बहुत से लोगों ने, आप सबने रिकॉर्डिंग सुना है, तो लाइव का ये तो बहुत तगड़ा उद्देश्य होता है कि छात्र हमारे संपर्क में आते हैं, अलग अलग समय में आते हैं। जैसे अभी परीक्षा हुई है, मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं कि सर प्रीलिम्स दिया, इस बार नहीं हुआ, बहुत बुरा लग रहा है। क्या सोच रहे हैं? अब की बार पढ़ डालूंगा, अब की बार भी पढ़ोगे तो भी खत्म नहीं होगा। समुद्र है, तुमने समुद्र देखा नहीं, मैंने तो समुद्र देखा है। न ये चौड़ाई में खत्म होता है, न गहराई में खड़ा खत्म होता है, फिर भी समुद्र में आप जो है एक छोटा सा जहाज नाव लेकर भी चल सकते हैं कि नहीं? तो ये आपकी नाव है। अपनी नाव तैयार करिए, मजबूत नाव तैयार करिए, जिसमें भाषा भी है, जिसमें विचार भी हैं, जिसमें आप चीजों का लेखन भी कर सकते हैं, आकलन भी कर सकते हैं। दो व्यक्तियों पे अगर मुद्दे पे अगर बिठा दिया तो आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास की शुरुआत। हम यहां पर थे कहां पर थे? हम थे यहां पर पहले हार्डियन, आर्कियन, फेनेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक। एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूं, ये किसका था? यूरोपीय लोगों ने विश्व के जो काल है, भूगर्भिक काल है, उसे 4 खंडों में बांटा, उसका आगे भी विभाजन किया, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हमारे लिए कुछ शब्द इंपॉर्टेंट थे। प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक मतलब जीवन से जुड़ा हुआ पुराना जीवन, मध्यकालीन जीवन। और सीनोजोइक, अभी कौन सा चल रहा है? सीनोजोइक चल रहा है। सीनोजोइक में भी 2 कल्प चलते हैं, तृतीयक और चतुर्थक कल्प चलते हैं। अब इनके लिए हमने एक शब्द ढूंढा, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन पूर्व और कैम्ब्रियन उपरांत। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? कैम्ब्रियन के उपरांत के काल में ही इंटरेस्टेड हैं। हम इससे पुराने नहीं जाते, क्योंकि हम कोई भूगर्भ शास्त्री तो है नहीं, हमें उससे ज्यादा नहीं करना। इस काल को जब भारतीय भूगर्भ में देखा गया तो उसका नाम रखा गया आर्यन और पुराना। आर्यन और पुराना रखा गया, और उसके बाद आया द्रविडन। और अब जो हमारा बचा है, सॉरी ये मैंने आर्यन कहा, आर्कियन, पुराना, द्रविडन, और ये क्या है? आर्यन। तो अब हम आर्यन में हैं, तो आर्यन जो है ये अक्सर सीनोजोइक सीनोजोइक से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीनोजोइक। मीसोजोइक खत्म हो रहा है, यहां पर कुछ चीजें हो रही है। इससे पहले भारत में कुछ घटनाएं हैं। तो आर्कियन काल में, आर्कियन काल का भारत में चाहता हूं सभी लोग देखें। तो हमें ये केजीएस की बुकलेट भी मिली, ठीक है। केजीएस की बुकलेट में कई मानचित्र दिए हुए हैं, और उसके अलावा आपके पास एटलस भी रहती है। तो मैं चाहता हूं सभी लोग अपने एटलस निकालें एक बार। एटलस निकालेंगे जल्दी से एटलस, एटलस निकाल लिया? थोड़ा सा समय इसमें बिताते हैं। तो एटलस में भारत का मानचित्र, भौतिक मानचित्र, सभी लोग भौतिक मानचित्र, सभी लोग भौतिक मानचित्र। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत जो आज हम देख रहे हैं, वैसा भारत हमेशा नहीं रहा है। जब पेंजिया का हिस्सा था तब छोटा सा टुकड़ा था, उसमें से निकल के आया है। तो भारत का सबसे पुराना खंड कौन सा है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो हम प्रायद्वीपीय पठार में हैं। अब हम प्रायद्वीपीय पठार में। नीलेश कह रहे हैं हमको बुकलेट कब मिलेगी? बेटा तब तक रोते रहोगे, ये सारा का सारा पीडीएफ है। आपको बुकलेट ऐसे फोटो में तो आएगी नहीं। जितने भी ऑनलाइन छात्र हैं उनको पीडीएफ में, जो भी भारत भूगोल का पीडीएफ गया है, उसको यहाँ पर ऑफलाइन में बुकलेट के रूप में दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात कर रहे हैं पठार में। हम पठार में सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? आर्कियन युग की चट्टानें। देखिए कहां पर, और अगर मैं आपसे कहूं उन पर पेंसिल चलाइए, अगर पेंसिल है, आर्कियन युगीन पठार चट्टानें।
बुकलेट सेम है, पुराना जो पिछली बार मिला वही सेम सेम केजीएस स्टोर में मिल जाएगा बुकलेट, वही सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें। हाँ जी, जल्दी से शेड करा कि नहीं करा? आप तो घबरा रहे हो। घबराना नहीं है, जल्दी से पेंसिल से शेड कर लो। और कुछ नाम भी बता दो मुझे, शाउट आउट जहां पर भी है, अगर आप ऑनलाइन भी है तो वहीं पे जहां कमरे में बैठे जल्दी से नाम बताइए, क्या नाम है? तो होता यह है कि बहुत से छात्र जो हैं, बहुत से छात्र पढ़ते तो हैं लेकिन वो रजिस्टर नहीं होता, फिर कहते हैं शायद कठिन होगा इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो कठिनाई नहीं है, उस चीज को आप घर में नहीं पढ़ के आए हैं। तो ये मेरा भारत हुआ, ये मेरा पठार है। और पहले भारत में क्या बना था? यही पठार ही बना था, यही पठार था। ये तो भारत अभी ऐसा दिखाई दे रहा है ना। तो अगर मुझे शेड करना है तो मैं कौन सा हिस्सा शेड करूंगा आर्कियन में? कर्नाटक का पठार, जिसे हमने क्या कहा? धारवाड़। धारवाड़ के अलावा यहां पर पूर्वी घाट लिखवाया था, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के बाद यहां पर छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, अरावली का पठार, और ठीक है, करिश्मा कह रही है दक्कन का पठार। करिश्मा कल आप ही पूछ रही थी कितना लिखवा दिया, बेटा गलत है ये उत्तर, दक्कन का पठार। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक है भारत का प्रायद्वीप, इस भाषा में गलती नहीं चाहिए मुझे। तो एक है बच्चों भारत का प्रायद्वीप, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। इसमें एक पठार है, इस पठार का नाम है दक्कन का पठार। ये क्या है? दक्कन पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार अगर मैंने कहा तो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। क्या मैं कह सकता हूं ये पठारों का पठार है? पठारों का पठार, कि इसमें अपने आप में बहुत सारे पठार हैं, जैसे छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार, ठीक है। उसके बाद यहां पे कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार, ये होता है प्रायद्वीपीय पठार। और दक्कन पठार एक स्पेशल नाम है, एक स्पेशल क्षेत्र है। इस चीज को बहुत से लोग जानते नहीं है और कहते हैं हम प्रीलिम्स पास नहीं करते। क्यों? क्योंकि सिर्फ नोट्स लिखे हुए। तो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो भी पठार हैं उन सबको अगर एक इकाई मान लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। उसमें कई पठार हैं जिनमें कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना रायलसीमा का पठार है, दक्कन का पठार है, काठियावाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, यहां पर छोटा सा बुंदेलखंड का पठार है। समझ में आया? पहली चीज तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे हमें चाहिए आर्कियन युग की चट्टानें, तो कहां मिलती हैं? यहां पर मिलती हैं। इन्हीं को हमने कहा धारवाड़, यहां पे शब्द आ गया, ठीक है। यहां पे छोटा नागपुर आ जाएगा, छोटा नागपुर में हमारा झारखंड है, वो है अरावली के क्षेत्र आ जाएंगे ये। तो ये कब बना हमारा? सबसे पुराना कैसा है ये? 2/3, 2/3 प्रायद्वीपीय पठार, 2/3 प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन युगीन है। ये कल का रिवीजन करा रहा हूं, 2/3 आर्कियन युगीन है, कल का रिवीजन करा रहा हूं। एक जगह इसका नाम धारवाड़, कहीं पे कहते हैं धारवाड़ युग की या धारवाड़ की चट्टानें कौन सी हैं? तो वो आर्कियन चट्टानें। अब ये कैसी थी? आग्नेय चट्टानें थी। इनका हुआ अपर्दन, अपर्दन होकर ये कहां पर चली गई? अपर्दित होकर ये यहां पर इनका जमाव हुआ। क्या हुआ? जमाव हो गया। ये अपर्दित होंगी तो इनका जमाव इस क्षेत्र में हो जाए। सभी लोग मेरे साथ? इसी क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय प्लेट, भारत की जो प्लेट थी वो कैसी थी? ऐसी थी। ये पठार ऐसा चला जा रहा था। कहां चल रहा था? उत्तर दिशा में ये जो है स्थानांतरित हो रहा था। तो इसमें इसमें सागरीय अतिक्रमण हो गया। क्या हो गया?
सागरीय अतिक्रमण हो गया, तो इसमें पानी, महासागरीय पानी घुस आया इस क्षेत्र में। क्या हुआ? इस क्षेत्र में महासागरीय पानी घुस आया और यहां पर भी ये पानी घुस आया। इस क्रम में जो चट्टानें बनी वो दूसरे क्रम की चट्टानें हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पुराना चट्टान। ये क्या है? पुराना चट्टानें। तो पुराना चट्टानें किससे बनी? अवसादों से बनी। कौन से अवसाद? एक तो द्रविडन के जो घिस के अपक्षित होकर वो हो गए, दूसरे अवसाद सागरीय अवसाद या सागरीय निक्षेप। क्यों? क्योंकि यहां सागर का अतिक्रमण हुआ था। तो सागरीय निक्षेप में अक्सर जो है चूना पत्थर आता है, तो यहां पर क्या मिलेगा? खूब सारा चूना पत्थर मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल यहीं पर मिलेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल यहीं मिलेगा। किन क्षेत्रों में ये चट्टानें मिली? तो चट्टानें मिली आंध्र के कुरनूल, ये यहां का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का कुरनूल क्षेत्र, आंध्र का कुरनूल क्षेत्र लिखा था, और कौन सा लिखा था? कडप्पा। कडप्पा और कुरनूल, यहीं पर आपने आंध्र प्रदेश में आपने ये सुना गोलकोंडा में एक हीरा मिला था, गोलकोंडा। ऐसे ही यहां पर पन्ना में हीरे की खदानें हैं, तो यहां पर क्या मिलता है? चूना पत्थर। ये क्या है? ये हमारा विंध्य है। क्या है? विंध्य क्रम की चट्टानें और कुरनूल कडप्पा क्रम की चट्टानें जो हैं ये किसमें आती हैं? आपदा के पी में, यानी पुराना में। तो बढ़ता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, अब इसको और भरना है, तो इसी में यही धीरे धीरे अवसाद इकट्ठे होते रहेंगे कि नहीं होते रहेंगे। उसके बाद आता है द्रविडन काल। तो द्रविडन काल में पठार में कुछ नहीं हुआ, पठार में कोई अवशेष नहीं मिलते, क्योंकि पठार क्या था? उठा हुआ हिस्सा था। लेकिन इस समय जो ये भारत की प्लेट उत्तरवर्ती यात्रा कर रही थी, इसमें कुछ दरारें पड़ गई। तो ये जो दरार है हमारी पहली दरार यहां पड़ी। क्या नाम है इस दरार का? नर्मदा। दूसरी दामोदर। दूसरी क्या है? दामोदर। यहां महानदी, यहां गोदावरी, और ये थोड़ी सोन नदी। ये सब दरारें पड़ गई। अब जब दरारें पड़ी तो जो यहाँ की वनस्पति थी वो इसी में दब गई, और लंबे काल के बाद उन दरारों से आज हमें कोयला मिलता है। ये कब हुआ? द्रविड़ काल में। इसको विशेष कहा जाता है गोंडवाना। क्या कहा जाता है? गोंडवाना। ये हमने कल तक किया था। ठीक है। हिमालय कहाँ है? यहां पर अभी बना ही नहीं, अभी बना ही नहीं है। अभी जहां हम पहुंचे हैं बच्चों, अभी हम कुछ यहां पर हम 200 मिलियन वर्ष पूर्व हैं। 200 मिलियन वर्ष पूर्व याद है पेंजिया टूटा था? पेंजिया। हिमालय जो बने हैं बच्चों, हिमालय की उत्पत्ति 30 मिलियन की। तो हिमालय था? हिमालय नहीं था। तो आपसे जो मैंने कहा वो सारी चीजें अभी खुली हुई है। भारतीय प्लेट जा रही है, किस ओर जा रही है? यूरेशिया की तरफ जा रही है। बीच में क्या है? तैतीस सागर है। सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर भारत था इस दौरान, बट ये भारत जाने से पहले भारत की प्लेट में क्या क्या हुआ? पहले आर्कियन युग का कुछ हुआ, फिर पुराना युग का कुछ हुआ, द्रविडन का। पठार में तो ज्यादा नहीं हुआ, बट हमें गोंडवाना काल की जो दरारें हैं वो जरूर दिखाई देती हैं। ठीक है। अब आपका काम आपके एटलस में, जल्दी देखिए, कर्नाटक का पठार ब्राउन दिख रहा है? कर्नाटक का पठार, और वहां कर्नाटक का पठार लिखा हो चाहे ना लिखा हो, कर्नाटक राज्य दिख रहा है, वो ब्राउन एरिया है कि नहीं है? दिख रहा है कर्नाटक? तो जो कर्नाटक का क्षेत्र है ये क्या हुआ? आर्कियन क्षेत्र। ये क्या हुआ? आर्कियन क्षेत्र हो गया। ठीक है। कर्नाटक के पूर्व में आप देखेंगे ये जो हमारा शेवरॉय, जावाडी, नल्लामला, ऐसे कुछ नाम लिखे हैं। तमिलनाडु में देखिए शेवरॉय, जावाडी, जल्दी से पेंसिल से मार्क करते जाइए। शेवरॉय, जावाडी, नल्लामला, है ऐसा? ये सब क्या है? ये सब आर्कियन युगीन कठोर चट्टानें। ये क्या है? कठोर चट्टानें। यही हमारे पूर्वी घाट बनाते हैं। अब जरा झारखंड की तरफ जाइए। झारखंड में दामोदर नदी, झारखंड का एक पठार दिख रहा है। उस पठार पे क्या लिखा हुआ है? कुछ पठार का नाम है? छोटा नागपुर पठार। वो क्या है? ये भी आर्कियन युगीन है। आर्कियन युगीन है।
अब ये हरे रंग का जो उत्तर प्रदेश में मैदान दिख रहा है, तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए उत्तर और मध्य प्रदेश पर एक जगह लिखा होगा बुंदेलखंड। रवि यादव, समय मत व्यर्थ करो, पहली क्लास में बताया है कि एटलस आपके पास ऑक्सफोर्ड होनी चाहिए। इसका मतलब आप सीरियस नहीं है रवि यादव। धन्यवाद बताने के लिए बच्चों। ये रवि यादव नाम का छात्र है, अभी तक पूछ रहा है सर एटलस कौन सा अच्छा होता है। बाकी आपकी श्रद्धा, आप इसको कितना सीरियस या नॉन सीरियस जानते हैं। रवि यादव क्लास में बाधा करना बंद करो, ठीक है। आप घर में बैठे हुए हो, आप घर पे बैठे बैठे आईएएस बन जाओगे बिना एटलस के। मोदी जी आपको पर्चा देने आएंगे, ऐसा सोच रहे हो रवि यादव। सुबह सुबह कौन चढ़ाए हो भाई, हमें भी दे दो, हमारा भी दिन बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। एटलस के बारे में कुछ बता दीजिए, कहो तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी बताऊं। तो पहले दिन ही हम बात कर रहे हैं कि भाई एटलस आपके पास होनी चाहिए। आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी देख चुके हैं, बैच रिकॉर्डिंग भी देख चुका है, इससे पहले आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी। ये चचा अभी भी फरमा रहे हैं सर एटलस के बारे में बताए दें, ठीक है। तो सभी लोग, क्या मिला हमें, बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड कहां का है, कौन सी युग का है, आर्कियन युगीन। अरावली दिखा, आर्कियन युगीन। अरावली दिखा, अरावली कहां पे, राजस्थान में, आर्कियन युगीन। पूर्वोत्तर में मेघालय में एक पठार है, मेघालय में एक पठार है, क्या नाम, शिलोंग का पठार। तो ये होता क्या है कि हम चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सबसे पुराने, भारत की सबसे कठोर चट्टानें कहां मिलेंगी, यहीं पे मिलेंगी। भारत की सबसे धात्विक चट्टानें कहां मिलेंगी, यहीं पे मिलेंगी। कब बनी है, भारत से बहुत पहले की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है, मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है। और जब होमोसेपियन की हम बात करते हैं, होमोसेपियन जो हम हैं, 50,000 वर्ष पहले, 50,000 वर्ष पहले कब आते हैं, होमोसेपियन आते हैं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं 200 मिलियन साल पुरानी बातें कर रहा हूं, अरबों साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो मनुष्य यहां पर नहीं है, मनुष्य यहां पर नहीं है। भारत जो आज हम जानते हैं वो नहीं है, वो अखंड भारत का खेल चालू नहीं हुआ था। ना इसमें हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ये जाति है, ना पाती है, सिर्फ पत्थर है और एटलस है नहीं चचा के पास। सुबह वाला बता जरूर देना, मेरी भी सुबह थोड़ी भारी जाती है, मैं भी सेवन कर लूंगा। हम बिना उसके, घर बैठा है, घर से तैयारी कर रहा, बिना एटलस ही, जरा एटलस हो जाए और हम ज्योग्राफी में पहुंचे हुए, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम किस में हैं, अब हमने ये देख लिया यहां पर। अब ये आपका काम होना चाहिए कि आज घर गए और इसको किस तरह से इस पे आर्कियन होगा। अब इन्हीं के साथ देखिएगा, कर्नाटक के पठार से उसके पूर्व में देखिए हमारा तेलंगाना रायलसीमा क्षेत्र आता है। तो आंध्र प्रदेश का एक तो तटीय हरा रंग है और आंध्र प्रदेश के साथ में ही पठार भी है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हरे रंग के बीच में जो पीला रंग है वो क्या है, वो अवसादों से बना हुआ तेलंगाना राज्य है, जो तेलंगाना का पठार कहलाता है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो अरावली के पूर्व में देखिए जरा, अरावली के पूर्व में मालवा का पठार है। ये क्या बना होगा, अवसादों से बना है। मालवा के पठार के दक्षिण में विंध्य लिखा है। तो सभी लोगों ने एटलस देखी नहीं, इसलिए कह रहा हूं, रोक के चल रहा हूं। होने को तो मैं ये शब्दों का प्रयोग करता रहूंगा, आप लिखते रहोगे, जब देखा ही नहीं होगा तो क्या फायदा होगा। तो अभी हमने देखा मालवा, मालवा के नीचे विंध्य। ये कठोर चट्टाने नहीं है भाई, ये सब अवसादी चट्टाने, ये सब क्या है, अवसादी चट्टाने। तो आप देखेंगे विंध्य का फैलाव कहां है, विंध्य को हमने देखा, ये कहां से, चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक, है कि नहीं। तो आप देखेंगे विंध्य का फैलाव कहां पर है, विंध्य के पूर्व में आएंगे तो वहां पे कैमूर और भांडेर भी लिखा होगा, लिखा है कैमूर भांडेर, लिखा है कि नहीं लिखा है। सारे वही मिलेंगे। बट होता क्या है कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, हमें दिखाई नहीं देता ये है किधर। तो ये क्या है, ये हमारे पुराना काल के हो गए, पुराना काल के हो गए। यहीं पे आप देखेंगे विंध्य में ही चूना पत्थर मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे सीमेंट उद्योग मिलेंगे, यहीं पर हमारे पन्ना की खदानें हैं, डायमंड यहीं मिलेंगे। वहां दक्षिण में जाएंगे जहां तेलंगाना है, वहां हैदराबाद है ना उसकी राजधानी, हैदराबाद के आगे यहाँ पर कौन सी नदी बह रही है, गोदावरी उत्तर से आ रही है और कृष्णा आ रही है। तो कृष्णा नदी दिखाई दे रही है बच्चों, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की जो घाटी है, कृष्णा नदी की घाटी में ही आपका कुरनूल और
कडप्पा है। तो ये कहां पर हो गए, ये हमारे पुराना वाले हो गए, पुराना वाले हो गए। ठीक है, अब द्रविड़ हमारे पास है नहीं, द्रविड़ हमारे पास है नहीं। द्रविड़ काल के हमारे पास ये लाइनें हैं जिनमें अब नदियां बह रही हैं। जल्दी देखो, नर्मदा तापी, पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, जल्दी से देखो एटलस में दिख रही है। तो ये एक भ्रंश घाटी में बह रही है, ये एक भ्रंश घाटी मतलब एक दरार है। इस दरार के उत्तर में कौन सा पर्वत है, जल्दी देख के बताओ। विंध्य पर्वत, नर्मदा के उत्तर में विंध्य है, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा। ठीक है सर, इसमें नहीं दिख रहा, किसी के पास कोई भी हो, खानसर वाली एटलस हो चाहे ऑक्सफोर्ड एटलस हो, भारत के भौतिक मानचित्र में मिलेगा ही मिलेगा। जया चौहान अगर नहीं दिख रहा है तो बहुत ईमानदारी से बेटा एक क्लास बंद करो और एटलस पे काम करो। क्या फायदा है क्लास में आना और आप जो है विंध्य नहीं ढूंढ पा रही हैं और बैठे बैठे आईएएस बनेंगे। एक के पास तो एटलस ही नहीं है, दूसरे की जो है विंध्य नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और ये दो दो क्लास हो चुकी है, उसके बाद की बात है, जब आपका परिचय कराया गया, आपको होमवर्क दिया गया, उसके बाद की बात है। जया जया ये बताइए, हम शर्मिंदा है बेटा, आप हो ना हो, हम तो बहुत शर्मिंदा है। कि हम बहुत ईमानदारी से हमने कहा कि 2 दिन बच्चे के पास एटलस है, हम उसके बारे में बता रहे हैं, परिचय कर रहे हैं, तीसरे दिन हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो बच्चा जो है विंध्या और सतपुड़ा ढूंढ लेगा। हमको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो यूं समझ लो वो आईएएस का सिलेक्शन है जो नहीं मिल रहा है, तो प्रयास तो करना पड़ेगा ना। कुरनूल कडप्पा बिल्कुल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भौतिक मानचित्र है, तो शहरों के नाम तो नहीं होंगे ना, इसलिए आपको क्या बताया, कृष्णा नदी की घाटी। तो कृष्णा नदी की घाटी बता दी, हल्का पीला रंग होगा, यही तो बताएंगे, बताएंगे कि नहीं। ठीक है, डन। हाँ जी, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने एक तो ये देखी घाटी, अब यहीं पर आप छोटा नागपुर को मध्य से काटती हुई पूर्व की तरफ बहने वाली दामोदर नदी भी ढूंढ लीजिए। ये नदियां दिखनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, केवल भौतिक मानचित्र। छोटा नागपुर पठार कहां दिखाया था, झारखंड में, वहां दामोदर नदी, नदियां जो है नीले रंग से होंगी, नीले में लिखी होंगी, मिल गई दामोदर नदी, पूर्व में बह रही है, जाके गंगा की हुगली में जाकर ये जुड़ जाएगी। नदियों पर भी विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन अभी से ये देखना तो आना चाहिए, ये भी किस में बह रही है, ये भी एक भ्रंश घाटी में बह रही है। ठीक है, इसी नदी के दक्षिण में चले जाइए, उड़ीसा राज्य शुरू हो जाएगा। उड़ीसा राज्य की बड़ी नदी जो छत्तीसगढ़ से उद्गम होता है, महानदी दिख जाएगी। महानदी दिख गई, महानदी छत्तीसगढ़ में जो बस्तर क्षेत्र है वहां से उसका उद्गम होता है, यहां से उद्गम होता है, सभी छात्र देखेंगे ऐसे यहां से उद्गम होता है, ऐसे घूमकर यहां पर उड़ीसा में गिर जाती है महानदी। ठीक है, यहां पर हमारी कौन सी जा रही है, दामोदर नदी जा रही है, ये आपकी है। अब महानदी के दक्षिण में आप देखिए इस तरह से आएगी, ये है हमारी गोदावरी नदी, जिसमें वर्धा जाके जुड़ जाएगी। ये मोटे मोटे तौर पर नदियां हैं। ये क्या हुआ, भ्रंश घाटियां। आज हमें कोयला ढूंढना है तो कहां पर है, यहीं पर हमारा कोयला, यहीं पर हमारा कोयला है। ठीक है, ये हमने पिछली बार जो क्लास की थी, मेरी अपेक्षा थी कि मेरे छात्र जो है, अब आधा घंटा हो गया क्लास में, ये आधा घंटा किस में गया, रिवीजन में गया, रिवीजन में गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं रिवीजन में, जैसा मैंने आपसे कहा 25 क्लास होंगी, 25 में अगर हम उसे रिवाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाना है तो 30 की तरफ चले जाएंगे। बट ये तो मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि जब हमने कल वो किया तो हम उसके लिए मानचित्र तो देखेंगे। आप सोचिए आप कितना असहाय होते हैं, यहाँ पर आते हैं, भारत का मानचित्र आपके सामने है, आप कह रहे हैं कि मुझे जो है विंध्य नहीं मिल रहा है। आपके लिए असहाय है, हमारे लिए शर्मिंदगी है भाई। ये कैसा छात्र है जो इस परीक्षा को पास करने वाला, इस परीक्षा को क्या, मैं तो कह रहा हूं दरोगा ले लो, एसएससी ले लो, कोई पास नहीं होगा अगर आप अपने ही मानचित्र में अगर विंध्य नहीं देख सकते तो ये वाली गलती मत करें। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि आपके 2 मानचित्र होते हैं, शहरों के नाम वो कहां पर होंगे, राजनीतिक पर। तो जब हम भौतिक की बात करते हैं तो वहां पर क्या होंगे, भौगोलिक भौतिक इकाई आएंगी, पठार आएंगे, पर्वत आएंगे, मैदान आएंगे, नदियां आएंगी, उस तरह की चीजें होंगी। नाम कुछ अलग हो सकते हैं, नाम कुछ अलग हो सकते हैं, जैसे हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है, इसको 2 पठारों में बांटा जाता है, हजारीबाग पठार और रांची पठार। तो कुछ एटलस हजारीबाग और रांची पठार लिख देंगे। वहां मैंने कहा कि इसको मेघालय का पठार कहते हैं, आपके इधर शिलोंग का पठार लिखा हो सकता है। इस तरह की थोड़ी वो हो सकती है, और इससे क्या होता है, हमारी सोच खुलती है, सोच खुलती है कि अच्छा ये भी तो हो सकता है, उसी से जुड़ा हुआ, उसी से संबंधित है, वरना हमारा आत्मविश्वास कम रहता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार में कोयला है, सुजीत कुमार दास पूछ रहे हो, बता रहे हो। अगर इसमें नदी गई दामोदर,
और ये पठार है, तो कोयला है कि नहीं है? ठीक है। अब ये क्या, अब सवाल क्या हो सकता है? सवाल जो समझदारी वाला सवाल ये है, सचिन सर आपने तो कहा कि ये तो पुराना काल के हैं, वो आर्कियन काल के, छोटा नागपुर आर्कियन काल का है कि नहीं? आर्कियन काल का है। तो सचिन सर मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि इसमें कोयला कैसे निकल गया? वहां पे तो जीवाश्म ही नहीं थे, स्वाभाविक है। ठीक है। तो आप यूपीएससी में इंटरव्यू देने गए, आप यूपीएससी में इंटरव्यू देने गए, उन्होंने आपकी फोटो देखी, उन्होंने कहा आपकी फोटो और आपकी अभी जो शक्ल है इसमें फर्क है। ये आपकी फोटो है और शक्ल में इस तरह का एक कांटे का निशान आ रहा है, ऐसा कैसे? आप कहें जब फोटो खिंचवाई थी तब एक्सीडेंट नहीं हुआ था, फोटो के बाद एक्सीडेंट हो गया, उसमें चोट लग गई इसलिए दरार आ गई, हो सकता है कि नहीं? इसलिए यूपीएससी ने चेंज किया है कि अब लेटेस्ट फोटो रखो। नहीं तो लोग अपने पहले अटेम्प्ट का फोटो छठे अटेम्प्ट तक चलाते थे, बालक घुसे थे और वयस्क हो गए थे। ठीक है, घुसा बच्चा था, आखिरी अटेम्प्ट में अंकल बन के पहुंचा है, बिल्कुल जो है सिर्फ नोट्स भर भर के इकट्ठा करके, पास हुआ नहीं किसी तरह, नोट्स इकट्ठा करके अंकल पहुंचे, बहुत भारी भी हो चुके, गंजे भी हो चुके, फोटो और आप में मेल नहीं हो रहा। सर ये शादी के लिए देते हैं और ये आपके लिए देते हैं। यूपीएससी ने कहा खेल बंद करो, लेटेस्ट 15 दिन वाली फोटो मांगता है कि नहीं अब? 15 दिन वाली। तो अगर भारतीय प्लेट, अगर भारतीय प्लेट की उत्पत्ति आर्कियन काल में हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें बदलाव नहीं आएंगे। तो उसी खनिजों से भरे हुए, खनिजों से भरे हुए छोटा नागपुर पठार में जब भ्रंशन हुआ, तो गोंडवाना काल की वनस्पति उसमें कोयला भी बन के आ गई। हो सकता है कि नहीं? एक के बाद दूसरी घटना हो गई। तो ये सोच आपको थोड़ा खुलने से रोक रही है अगर आप इस पे सवाल उठाएं कि सर छोटा नागपुर पठार में कोयला कहां से आया? भाई दूसरी गतिविधि से आया, दूसरी गतिविधि से आया। इतनी सी हम बात करें। ठीक है सर, मेरे एटलस में शिलोंग का पठार नहीं दिया सर, मेघालय का पठार दिया। तो मतलब बताओ केस करें क्या करें? अभी बता रहे मास्टर जी की दोनों हो सकते हैं, दोनों पर्यायवाची हैं, बिल्कुल ही एब्सोल्यूट में चल रहा है। एब्सोल्यूट कौन सोचता है? लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन किसे देखता है? जो प्रत्यक्ष है। राइट ब्रेन किसे देखता है? जो अप्रत्यक्ष है, जो इशारा किया गया है, समझ भी है। और हमारे पास भगवान ने क्या दिया है? दोनों चीजें दी। तो अगर दो नाम मिले हैं तो आपको मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए कि भाई हमें दो नाम हो गए, इसको शिलोंग भी कहते हैं, इसी को मेघालय भी कहते हैं। ठीक है, डन। हाँ जी, वापस आ जाए, यहां तक आ गए। तो अब हम कहां पर हैं? अब हम आ गए हैं तीसरा, हम चौथा हमारा क्या है? आदित काल। तो इस काल में पठार में बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें होंगी। आर्यन काल में कुछ घटनाएं हुई हैं। तो ये जो है हमारा मीसोजोइक का अंत से वर्तमान तक, वर्तमान क्या चल रहा है? सीनोजोइक चल रहा है। सर ये मीसोजोइक सीनोजोइक समझ नहीं आया, ये कल की क्लास देख लो, कल की क्लास देख लो। मीसोजोइक का अंत है। इस काल को क्रिटेशियस काल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटेशियस काल कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा? तृतीय। उसके बाद क्या आएगा? चतुर्थ। ठीक है। तो क्रिटेशियस काल में, इस काल में मीसोजोइक के अंत में, क्रिटेशियस काल में भारतीय प्लेट, जो कुछ और नहीं थी, क्या थी? प्रायद्वीपीय पठार उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरण करते हुए क्या कर रहा है? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, इसका स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, कहां पे हो रहा है? उत्तर दिशा की ओर ये जा रहा है। यहां पर क्या है? यूरेशिया, और ये भारत की प्लेट है, उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरण कर रहा है।
करते हुए रीयूनियन हॉटस्पॉट पे से रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर आया, क्रिटेशियस काल। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास क्या है बच्चों? अभी तक हमारे पास ये तो हमारा आर्कियन है। आर्कियन है कि नहीं है? आर्कियन युगीन चीजें हैं। आर्कियन युगीन चीजों के अलावा हमारे पास क्या है? पुराना चीजें भी हैं, है या नहीं है? आर्कियन और पुराना जो है ये भारत मजे से ऊपर आ रहा है, और क्या होता है, रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरता है। अगर मुझसे समय पूछेंगे तो कुछ 70 से 55 मिलियन वर्ष लगे इसको पार करने में। मैं एक दिन में नहीं गुजर सकता। प्लेट धीरे धीरे चलती है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो उस हॉटस्पॉट से पार करने में कितने वर्ष लग गए? 70 में 55, 15 मिलियन वर्ष। 15 मिलियन कितने होते? 150 लाख। धीरे 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 प्लेट हो रही, तो इस दौरान क्या हुआ? यहां पर लावा निकलने लगा। कौन सा लावा निकला? हॉटस्पॉट का बसाल्टिक लावा निकलना शुरू हुआ। ठीक है, और ये जो भारत की प्लेट है इसमें ये फैलता चला गया। तो मुझे बताइए, कुछ आर्कियन के ऊपर, कुछ पुराना के ऊपर अब बसाल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो यहां पर हॉटस्पॉट के ऊपर आया, जिससे जिससे लगभग लगभग 2/3 भाग में बसाल्ट लावा की 3 से 4 किलोमीटर मोटी परत बन गई। मोटी परत बन गई। क्यों इतनी मोटी क्यों बनी? समय लगा, धीरे धीरे आते 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 हो गया। डन एवरीवन? तो अभी तक क्या था? अभी तक हमारे पास 3 चीजें थी। पहला आर्कियन था, उसके बाद पुराना था। विंध्य यहां पर ज्यादा थे नहीं, विंध्य की तो केवल दरारें थी। विंध्य की केवल दरारें थी। अगर मुझे दरार बनानी हो तो मैं दरार बनाता हूं। ये मेरी दरार है, इधर एक दरार गई, इधर एक दरार गई, इधर भी एक दरार गई, और ये जो मेरी नर्मदा की दरार है, नर्मदा की दरार अब नहीं है। क्यों नहीं है? उस दरार में सारा मैग्मा भर गया। तो जब हम कोयला ढूंढते हैं तो इनमें तो मिलता है, दामोदर में भी मिलता है, महानदी में भी मिलता है, गोदावरी में भी मिलता है, नर्मदा में नहीं मिलता। बना तो था कोयला, लेकिन कोयले के ऊपर अब जब अवसाद नहीं है, ये लावा है, ये अवसाद नहीं हो रहा बेटा, ये बसाल्ट लावा है जो निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। ठीक है, तो ये आएगा यहां पर ऐसे। सर इसे रिपीट कर दीजिए। भाई लिख के दिया है, इसमें क्या रिपीट करना है? जितना मर्जी पीटना पीटो। क्रिटेशियस काल में भारतीय प्लेट प्रायद्वीप उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरण करते हुए रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर आया तो वहां पर बसाल्ट का लावा निकला और उसकी परत बन गई। इसमें क्या रिपीट क्या करना? आपके सामने लिखा हुआ भाई, बन गया। सर क्या है? यह है रीयूनियन, वही है जो मेडागास्कर की पूर्व दिशा में है। देखिए, ये जो हॉटस्पॉट होते हैं बच्चों, ये स्थिर बिंदु हैं। इनमें से मैग्मा निकलता रहता है। जो भी इनके ऊपर आएगा, जो भी इनके ऊपर आएगा प्लेट, चाहे सागरीय प्लेट हो चाहे महाद्वीपीय प्लेट हो, ये निकलता रहेगा। ठीक है, तो प्लेट खिसक जाती है तो उसकी जगह वो दूसरी जगह निकलता है। ये मैंने आपको जनरल ज्योग्राफी में हवाई का उदाहरण देकर बताया कि हवाइयों की एक द्वीपों का एक क्रम बन गया। जो एक्टिव वोल्केनो यहां पर, जब मैंने आपको हॉटस्पॉट के बारे में बताया, तो एक हॉटस्पॉट था, उसमें से भारत गया तो भारत के ऊपर तो आ गया। अब भारत की प्लेट चली गई, हॉटस्पॉट तो यथावत वही बना हुआ है ना। अब वो कहां पर है? आज वो हिंद महासागर का रीयूनियन द्वीप है। उसके ऊपर तो द्वीप बनेगा ही, तो इसीलिए उसका नाम लिया है कि रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो जो वो है वो तो है ही ना, वहीं से है। ठीक है रवि यादव, रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या होता है? तुम ये अभी पूछ रहे थे एटलस कौन सी लेनी है। पिछली क्लास कर लो बेटा, समय व्यर्थ होता है। यहाँ बहुत सारे छात्र हैं जो सीरियस हैं, रिजल्ट लाना चाहते हैं।
तो आप जो है चैट में, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपका प्रश्न पढ़ेंगे आप मशहूर होंगे, बहुत ही मतलब एक छोटी सी चीज अर्जित कर रहे हैं आप, जबकि आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। रवि यादव, ये रवि यादव को मोक्ष दिया जाए। ठीक है, सो बसाल्ट लावा। तो यहां पर अब हमारा ये हो गया। तो ये आज जब हम चट्टानें ढूंढ रहे हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आर्यन काल की चट्टानों में, आर्यन काल की चट्टानों में बसाल्ट की चट्टानें होंगी। कहां पर होंगी? कुछ क्षेत्रों में होंगे। अब आपकी एटलस में देख के बताइए कहीं पर है कि नहीं। तो ये कहां पर है? ये आज हमारे, ये आज हमारे कौन सा पठार है ये? अ, दक्कन पठार कहलाता है। तो आप में से किसी की भी एटलस में दक्कन पठार नहीं लिखा हुआ मिलेगा, उसकी जगह लिखा है अजंता। महाराष्ट्र में जाइए, हरिश्चंद्र, बालाघाट है। है या नहीं है? एटलस है तुम्हारे पास? नहीं है तो उसमें देखो ना, वो देखो अब इतने में तो भाई ने निकाला है। वैसे इसकी आंखें बंद हो रही थी, ये रात को लेट नाइट पढ़ रहा था, इसको झपकी आने वाली थी। चाचा से मैंने कहा एटलस है तो झोले से निकाल रहा है। झोले से निकाल ले या सिर्फ उन्हीं के लिए आया हुआ है? तुम सोच रहे हो ऑनलाइन वाला ही कर सकता है, ऑफलाइन वाला नहीं मजे ले सकता है? अब जो बोलना है बोल लो, अब हम आमने सामने हो गए, तुम गाली कर लो मैं गलौज कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट काम ये था कि तुमने एटलस ली नहीं है। ये समझ लो कि शिक्षक का अगर मान और अपमान होना है तो उसके सामने मेरी क्लास में आंख खोल के पढ़ाता हूं और दिल खोलकर। एटलस रखो। हाँ, जल्दी से। क्या हुआ? दक्कन पठार कौन कौन सा है हमारे पास? हरिश्चंद्र, बालाघाट और अजंता। ये हमारे क्या हो गए? ये जो पठार था इसको नदियों ने अपरदित कर दिया, तो इसकी क्या हो गई? रेंजेस रही। अच्छा, यही खत्म नहीं होता ये पठार। ये पठार यहां पर भी है, गुजरात का जो काठियावाड़ हिस्सा है वहां पर भी, गुजरात का जो काठियावाड़ है और थोड़ा सा इधर भी। तो ये जब लिखेंगे दक्कन पठार, काठियावाड़, ये अपने नोट्स में लिखते रहो। दक्कन, काठियावाड़ और कुछ कच्छ के पठार में भी मिल रहा है। तो किसी छात्रा ने अभी बात की थी सर दक्कन का पठार, ये है दक्कन का पठार। ये किससे बना है बच्चों? बसाल्ट से बना है। और इसका एक विशेष बात जब हम करते हैं तो जो बसाल्ट है ये घिसने के बाद क्या हो जाता है? ये घिसने से इसकी काली मृदा बनती, काली मृदा बनती। सर क्या ये बोल सकते हैं जब अरावली का पार्ट रियूनियन के ऊपर था तब रियूनियन साइलेंट था? कैसे भैया, बैठे बैठे कुछ भी कर रहे हो। अरावली का पार्ट, अरावली यूनियन साइलेंट था, जहां से जो प्लेट गई वहां से था। अब एक कार का एक्सीडेंट हुआ, कार के एक्सीडेंट में उसका बाएं हिस्से का एक्सीडेंट हुआ, दाएं हिस्सा प्रभावित ही नहीं हुआ। तो जहां बात हो रही है भाई कहां कहां पर चोट लगी इस कार का, बाएं हिस्से में हुई। सर क्या हम ये कह सकते हैं जब दाएं हिस्सा एक्सीडेंट हो रहा था तो दायां हिस्सा के समय एक्सीडेंट नहीं हो रहा था, बाएं हिस्से में बाल की खाल क्यों कर रहे हैं भाई? जब वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। भारत की प्लेट का जो हिस्सा गया, जो हिस्सा उस रियूनियन के ऊपर था वहां पर गारा निकला और वो फैलता चला। और जो बसाल्ट का जो लावा होता है बच्चों, वो थोड़ा सा वाहित लावा होता है, वो फ्लो करता है, वो उतना डेंस नहीं होता है, तो फैलता चला गया। तो आप पाएंगे कि जो अरावली के दक्षिणी क्षेत्र है उसमें भी फैला, ये मालवा क्षेत्र में भी फैला, विंध्य के भी कुछ हिस्से को कवर करेगा और कर्नाटक के पठार के भी कुछ हिस्से को कवर करेगा। तो ये सब हुआ। तो इस तरह से एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो जो आपने पॉइंट लिया वो इतना कोई खास मान्य नहीं। ये हो गया आर्यन में। अब हम आगे बच्चों तृतीयक और चतुर्थक। तृतीयक और चतुर्थक में, तृतीयक और चतुर्थक में जो हमारा प्रायद्वीप, हमारे यहां पर भूगर्भिक घटनाओं का केंद्र क्या रहा? हिमालय निर्माण। और हिमालय के बाद क्या बना है? उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान का निर्माण। और जो हमारे पठार में पठारीय
चट्टानों में एपिरोजेनेटिक मूवमेंट हम इन्हें कहते हैं। एपिरोजेनेटिक मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? इनको महाद्वीप निर्माण मूवमेंट या फिर इनमें कुछ हलचल। ओ हलचल मैं बता दूंगा क्या, ठीक है। पंकज खेल की क्लास देखो बेटा, समय नहीं व्यर्थ करो। ये एसी के लिए कुछ किया नहीं इन्होंने? सभी 18 पे तो सभी की सर्विस करवाओ। ये तो मजाक है, 18 लग रहा है आप लोगों को? है ऐसे बुद्धू बनाने का क्या मतलब है कि वहां पे 18 लिखा हुआ है? 18 है तो 18 होना भी तो चाहिए। 18 कह रहे हो सब एसी 18 पे। समय आ गया, फीडबैक है कि एसी की सर्विस करा दो, है ना? क्या हुआ? डस्ट जम गई है? हाँ जो भी है, मतलब क्लास में बैठे हो, क्लास के बच्चे आते हैं सारे, सबको 18 दिखा के ऐसे थोड़ी ना 18 है, आओ कर लो जो भी है। ये वो मेरा बच्चा होता है कि सर मौसम मौसम 3 दिन से ऐसा कर रहा है कि नहीं, रोज मैं देखता हूँ आज 2 घंटे बाद बारिश होगी। रोज बेइज्जती करवाता है मौसम विभाग। हम क्यों बेइज्जती करवाएं 18 बता के? ये कल संडे है, बोलना 18 का मतलब कम से कम 18 की हिम्मत तो रखिए, मौसम विभाग मत बनो। हाँ जी, ठीक है, डन। तो आपका खत्म हो गया कि नहीं? किसकी बात कर रहे हैं हम? आर्यन में भी आर्यन की घटनाएं ये हो गई, तो हिमालय बनेगा और मैदान बनेंगे, अभी उन पे चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हलचल हुई है, क्या हलचल हुई है ये मैं बता देना चाहता हूं। पठारी चट्टानों में क्या हलचल, पठार में क्या हलचल? पहला पहला ये है कि इसके 3 भागों में सागरीय अतिक्रमण हुआ। पहला राजस्थान सौराष्ट्र रीजन, दूसरा ऊपरी असम क्षेत्र, और तीसरा कृष्णा गोदावरी। तो ये जो हमारा हिस्सा है, ये जो हमारा हिस्सा है, यहां पर क्या हुआ? सागरीय अतिक्रमण हो गया। ए, यहां सागरीय अतिक्रमण हुआ। बी, और यहां सागरीय अतिक्रमण हुआ। सी। सागरीय अतिक्रमण जो ये हुआ है, इससे हम पाएंगे कि ये सारे की सारे जो जो हमारा निमग्न तट है, यहां पर जैविक अवसाद जो है वो एकत्रित हो जाएंगे, और बाद में ये तेल व गैस भंडार बनेंगे। तेल व गैस भंडार बनेंगे, ठीक है, डन। रमन गौतम पिछली क्लास करो, पिछली क्लास में आपके प्रश्न का उत्तर है। आप मजाक करते रहेंगे, पिछली 2 क्लास करो, उसमें उत्तर है, बल्कि पहली क्लास में उत्तर मिल जाएगा। ये तो दिखाता है कि आप जब मन करता है आप तब क्लास में आते हैं। रमन गौतम, धन्यवाद अपना नाम बताने के लिए रमन गौतम। अब इसको पिछली क्लास कर लो, अब ये दोबारा ये प्रश्न ना आ जाए जो आप पूछ रहे हैं रमन गौतम, ठीक है। अब हम कहां पर हैं? दूसरा जो इसमें हुआ, इसमें यह हुआ कि हमारे दक्षिणी सिरे का उत्थान हुआ। जब प्लेट टकराई, जब प्लेट किससे टकरा रही है? यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो वहां पर क्या होता है? दक्षिणी सिरे का उत्थान हो गया। तो ये क्या है? हमारा दक्षिणी सिरा है। और यहां पर क्या हुआ? उत्थान हुआ। क्यों हुआ उत्थान? ऐसे जाके प्लेट टकराती है तो ये हिस्सा ऊपर को उठ जाता है। इससे क्या बने हमारे? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम की पहाड़ियां। इन्हें दक्षिणी पर्वतीय प्रांत कहा जाता है। तो जल्दी से देखो, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम है कहीं पर लिखे हुए? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम, ये वाले चल रहे हैं बीच वाले? मिला?
नीलगिरी, अंडामलाई, कार्डोमम। कार्डोमम को हिंदी में इलायची कहा जाता है। इलायची की पहाड़ियां ये कहां पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जहां पे तीनों मिल रहे हैं वहां पर ये पहाड़ियां आपको मिलेंगी। तो ये क्या हुआ? हमारे प्रायद्वीप में ये उठकर आई है। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा जो हुआ है हमारा जो पश्चिमी सिरा है, भ्रंशन हुआ है। पश्चिमी सिरे का भ्रंशन हुआ, ठीक है, और धंसान हुआ है, जिससे हमारा क्या बना? पश्चिमी घाट बना। पश्चिमी घाट बना। तो ये जो हिस्सा था, ये यहां पर एक दरार पड़ी, ये दरार पड़ गई। दरार की वजह से ये हिस्सा ऐसे नीचे की ओर धंस गया। तो अब हमारा जो पश्चिमी हिस्सा है वो ऐसा दिखाई देता है और पूर्वी हिस्सा ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर पहले ये इस तरह से हुआ करता था। ये अरब सागर, यहां अरब सागर, यहां बंगाल की खाड़ी, और ये हमारा पूरा पठार हुआ करता था। यहां पर क्या हुआ? भ्रंशन हुआ, और भ्रंशन की वजह से धसान हो गया। धसान हो जाने की वजह से ये क्या बनेगा? ये तो बनेगा मैदान। कौन सा मैदान? पूर्वी तटीय मैदान। और इधर वाले में अवसाद इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी बनेगा मैदान। ये क्या बनेगा सर? ये पश्चिमी तटीय मैदान, और यहां पर पूर्वी तटीय मैदान। लेकिन ये जो उठा हुआ क्षेत्र है ये हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। जिसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। क्लियर है? तो सभी लोगों को पश्चिमी घाट दिखाई दे रहा है? पश्चिमी घाट, सह्याद्री। सह्याद्री लिखा है वहां पर या पश्चिमी घाट लिखा है? पश्चिमी घाट लिखता है। पश्चिमी घाट लिखा है। ठीक है। सागरीय अतिक्रमण कैसे हुआ समझ में नहीं आया तो एक बात बताइए, आपका नाम वी है, इन्होंने अपना नाम वी लिखा है, पूरा नाम नहीं बताना चाह रहे थे। क्या आप लोगों ने सुना है कि विश्व के समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और बांग्लादेश डूब जाएगा? डूब जाएगा। तो वी ये बताओ मुझे कि बांग्लादेश में अगर समुद्री पानी आ गया, क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, निचले क्षेत्रों में अगर पानी आ गया तो उसे अतिक्रमण कहेंगे। समझ में आता है या नहीं आता है? तो सर प्लेट पे अतिक्रमण कैसे हुआ? वो भी तो आज भी तो हो ही रहा है। विश्व के निचले स्थानों में सागर का स्तर बढ़ जाने की वजह से क्या उन पे सागर का पानी अंदर भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? वो डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसको तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? सागरीय अतिक्रमण हो रहा है। हो सकता है। एक तो यह है सागर का स्तर बढ़ रहा है, कुछ जगह पर क्या हो सकता है? वो जमीन का धंसाव हो गया। तो ग्रीस एक ऐसा देश है जो धीरे धीरे उसका स्तर का धंसाव हो रहा है। धीरे धीरे ग्रीस डूबता चला जाएगा। नाव ले लीजिए, नाव में अगर छेद हो जाए तो नाव धीरे धीरे डूबने लगेगी कि नहीं डूबने लगेगी? बैठे बैठे सागरीय अतिक्रमण कैसे हुआ समझ में नहीं आया? हिंदी मातृभाषा समझो। जल स्थल पर चढ़ गया। हिमयुग जब आते हैं तो पानी जो है बर्फ बन जाता है, तो विश्व का सागर का स्तर नीचे चला जाता है। उस समय भूमि सागर के ऊपर निकल आती है। और जिस समय आजकल वैश्विक तापन हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, तो पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो भूमि क्या हो रही है? पानी में जलमग्न हो रही है। तो ये जल का अतिक्रमण। ठीक है सर। भ्रंशन सर एक और बार बता दीजिए। क्या बताना भाई? जो हमारी प्लेट है, प्लेट का जो पश्चिमी सिरा है वो वहां पे दरार आई और टूट गया, टूट के नीचे चला गया। तो दिक्कत यह है कि अविश्वास इतना है कि पानी कैसे चढ़ गया। भाई चढ़ गया, सामान्य सी बात है। हमने जनरल ज्योग्राफी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जनरल ज्योग्राफी में हमने प्लेटों की बात करी। प्लेटों का नीचे जाना, ऊपर जाना, जल के स्तर का चेंज होना, ये सब पहले कर लिया। अभी मुझसे बात हो रही थी, नीचे अभिजीत बोल रहे थे कि सर वो ना एक बैच जो अभी लेटेस्ट बैच जो है वो जिद कर रहे हैं कि सचिन सर आपकी क्लास करनी है, आपकी क्लास अभी तक नहीं हुई, तो क्या हम उन्हें भारतीय भूगोल में डाल दें? हमने कहा कैसे डालोगे भाई?
बेसिक चीजें जो आपको बताई गई हैं, प्लेटें कैसे चलती हैं, प्लेटों का किस तरह से क्षेपण हो जाता है, किस तरह से सागर उस पर चढ़ सकता है, सागर का स्तर, प्लेटों का स्तर, उत्थान कैसे होता है, पर्वत कैसे बनते, वलित पर्वत कैसे होता है, भ्रंशन, वो सारी तो बेसिक चीजें। अब ये कह रहा है भ्रंशन बता दो कैसे हो रहा है, तो ये तो बेसिक कराए गए ना भाई। जब प्लेट के चट्टानों में दरार पड़ी तो ये दरार की वजह से ये हिस्सा नीचे को चला गया, जो नीचे को चला गया वो यहां पर चित्र में प्रदर्शित है। कहां पर हुआ? हमारे पठार के पश्चिमी हिस्से में हुआ है कि नहीं? रुचि शुक्ला, नीलगिरी के बाद क्या लिखा है? सुनना है नहीं बस, हम नीलगिरी के बाद क्या लिखा है बस ये वाला साफ साफ बता दो। जबकि मैंने आपको समय दिया कि जरा ढूंढिए नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डोमम है या नहीं है। ये भी कहा कि कार्डोमम को हिंदी में इलायची कहते हैं, बट आप सोचो उद्देश्य क्या है इनका? नोट्स लिख लूं। उद्देश्य सिर्फ नोट्स लिखना है, ना तो उसे देखना होगा ना कुछ होगा, बात हम बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो भ्रंशन का चित्र भी नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो चित्र है, ये चित्र है कि ये हमारा पूरा का पूरा पठार हुआ करता था, ये हिस्सा नीचे चला, यहां पर भी चित्र बनाया। ये समझ नहीं आएगा इसलिए यहां पर दिखाया, इसलिए यहां पर दिखाया। ऐसे प्लेट है और ये प्लेट ऐसे अब यहां पर धंस कर ये मुड़ गई, ऐसा। पहले पूरा ऐसा था, अब ये वाला मुड़ गया। मजा आया? मजे के लिए आया हुआ भाई वो सुबह सुबह आया बेटा। अब इसको लिखेगा कैसे और एग्जाम में कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? शब्द इसीलिए भाषा आती है, इसीलिए भाषा आई तो हमने क्या लिखा? कह रहा ना लिखा हुआ दिख रहा है ना बना हुआ दिख रहा है, पहले लिखवाया। पश्चिमी सिरे पर भ्रंशन हुआ, धसान हुआ, उससे पश्चिमी घाट का निर्माण पहले लिखा है। फिर ये सोच के कि शायद नहीं आएगा, बनाया। फिर ये सोच के कि इससे क्लियर नहीं होगा, इधर दिखाया। इधर लिखा अरब सागर, इधर लिखा बंगाल की खाड़ी जो मिट गई है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी मैदान, पूर्वी में। और ये तब है जब रिकॉर्डिंग कर चुका है। एक बार में नहीं समझ आ रहा, दो बार में नहीं समझ आ रहा, 20 बार में नहीं समझ आएगा, बट बनूंगा डीएम ही। क्यों भाई? कुछ और बन जाओ, डीएम का काम बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ठीक है, वही वाली बात है कि जब जब मन करता है, ये जो नेटफ्लिक्स वाला जो हो गया पढ़ाई को लेकर, कि जब मन किया कोई भी क्लास ऑन कर दी, लाइव कौन चला, कौन जमूरा बोला, चल इसकी देख लेते हैं, बीच में चैट पढ़ता भी है, बेवकूफ भी है, तो हम कुछ पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग, रिक्वेस्ट है, इंडियन ज्योग्राफी से हम शुरू नहीं करते। मुझ पे काफी दबाव था कि एक बैच की इंडियन ज्योग्राफी बची हुई है, इनको कर दीजिए, इंडियन से शुरू कर देते हैं। हम करते ही नहीं भाई, इंडियन से कैसे शुरू करेंगे? चुनौती आएगी कि नहीं आएगी? जय सिंह बोल रही मुझे कार्डोमम नहीं मिला, नहीं मिला कोई बड़ी बात नहीं, इसका मतलब वहां पर नहीं है ऐसा तो नहीं है। आगे भी पढ़ाएंगे इसके बारे में, अभी तो केवल भूगर्भिक संरचना ही तो है, इन सब के बारे में फिर पढ़ाएंगे, है ना? तो इतनी सी बात है, मजाक ना करें प्लीज, इसको सीरियसली ले लें। तो ये हुआ हमारे आर्यन में जो घटनाएं हुई हैं, तीन तरह की हलचल हुई है। एक से हमारे पास तेल आया, दूसरे से हमारे पास उत्थान से क्या बने? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम नाम की पहाड़ियां बन गई, इनको सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हिमालय के बाहर दक्षिण में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र यही है। क्यों हुआ? क्योंकि इसका उत्थान हुआ था उससे टकराने के समय, और जो इसका पश्चिमी सिरा है उसमें दरार पड़ जाने की वजह से ये टूटकर गिर गया। ठीक है, डन। तो ये हुआ हमारा, समाप्त हो गया क्या? भूगर्भिक संरचना। और फिर से कह रहा हूं सर कार्डोमम नहीं मिला, फिर से देख लो, ये भारत का मानचित्र है, अगर हम केरल का मानचित्र देखेंगे वहां मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, लेकिन अभी एटलस देखनी नहीं आई है, और वो बहुत से लोगों ने विश्व में भी नहीं देखी है। चलिए जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा इसका? देखने में कौन सा लग रहा है? ए अल्फा धारवाड़, धारवाड़ लग रहा है?
कहां लग रहा है धारवाड़? धारवाड़ का मतलब क्या है? धारवाड़ का मतलब तो वो है हमारा आर्कियन। तो आर्कियन तो बहुत सारे हैं, शिलोंग भी होना चाहिए था, ये पूरा पूरा होना चाहिए था। धारवाड़ तो नहीं लग रहा है। टर्शरी मतलब तृतीयक, तृतीयक में तो हिमालय बनता है, ठीक है। विंध्य और गोंडवाना, गोंडवाना का मतलब कोयला, कोयला यहां पर है नहीं है, तो एक ही बचेगा। कौन सा बचेगा? विंध्य बचेगा। सिर्फ विंध्य तो सिर्फ यहीं पर होने चाहिए। अरे विंध्य वही हो गया ना पुराना, पुराना में जो है यहां पर हमारा इस तरह का क्षेत्र था, ये वाले क्षेत्र पठारीय क्षेत्र, एक यहां था और एक यहां था, ऐसे कुछ था, यही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये देख कर भी आना चाहिए हमको। ये क्या है हमारा? ये हमारा आर्कियन, चित्रों में बता रहा हूं। ये हमारा धारवाड़, धारवाड़ होता तो सिर्फ ये होता, ठीक है। ये हमारा विंध्य वाला, देख रहे हैं नीचे से चला, कुरनूल, कडप्पा, ये हो गया। उसके बाद ये क्या है? गोंडवाना। गोंडवाना में यहां पर कोयला, कोयला कहां पाया जाता है? आपने झरिया, बोकारो, रानीगंज सुना है, ये दामोदर की घाटी है। तालचर किसकी घाटी है? महानदी की घाटी है। गोदावरी की घाटी में या नागपुर, नागपुर से चलेगा ये सोहागपुर, भोपाल की जब हम बात करें, यहाँ पे सोन नदी है, सोन की सहायक नदी हसदेव नदी है, हसदेव के आसपास यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब ये डेक्कन लावा ट्रैप, जो लावा निकला, आज यहां पर क्या है हमारे पास? अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये क्या हो गया? कट गया। उसके बाद क्या हुआ? क्वाटरनरी। चतुर्थक में क्या बना? हिमालय बने, और हिमालय के बाद मैदान बने, बाकी सब ऐसे ही, और तटीय मैदान, तटीय पेटियां बनी होंगी, तो ये हमारे पास चतुर्थक में हो जाती है। क्रम में बताइए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे पुराने से सबसे नए में आएगा? जल्दी से क्रम देखिए, स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं इसको। जल्दी सिलेक्ट करेंगे। ए अल्फा, बी ब्रावो, सी चार्ली। अबे सभी में यस बोलो, हाथ खड़ा करो। ए अल्फा, बी ब्रावो, देखो हाथ खड़ा करना, अब अचानक पहले यस सर हुआ था। सी चार्ली, सी चार्ली में कुछ लोग, डी डेल्टा, डी डेल्टा। तो हाथों की लड़ाई तो सी और डी की है, बाकी तो हवा में थे इधर उधर, ठीक है। तो सी में सबसे पुराना क्या होना चाहिए? सबसे पुराना आर्कियन होना चाहिए। आर्कियन, आर्कियन का ही धारवाड़ होता है, तो सबसे पहले धारवाड़ आ जाएगा, तो सी आ जाएगा। गोंडवाना कैसे हो सकता है बेटा? गोंडवाना तो बाद में हुआ, तो सी होगा धारवाड़। इन्हीं दोनों में से होगा। धारवाड़ के बाद चतुर्थक आएगा, चतुर्थक तो एकदम लेटेस्ट होता है, तो क्या आएगा? गोंडवाना आएगा। गोंडवाना के बाद दरारें पड़ी, दरारों के बाद लावा निकला, लावा निकलने के बाद अब जो है चतुर्थक में हमारी वलन हुआ है, तो ये हमारा ये हो जाएगा डी डेल्टा, सही उत्तर। मजे मजे में सब में बिना बोले हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। ये जो शर्मीले नौजवान बन के तुम आईएएस करने की सोच रहे हो, इसी चक्कर में आपको यूट्यूब चैनल वाले मिलते हैं। मैंने अपना जीवन बर्बाद किया, आईएएस नहीं बन पाया, 500 अटेम्प्ट हो गए मेरे, आज तक नहीं हुआ, सरकार खराब है। करने की जरूरत नहीं, संवेदनाएं लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंटली जो पढ़ा है उसे लागू करो और हाथ खड़ा करके डी डेल्टा, ठीक है। धारवाड़ के जो क्रम के हैं ये प्री कैम्ब्रियन है, इसलिए 570 मिलियन से पहले के। गोंडवाना कब के हैं? 570 से 240, जहां मैंने 200 मिलियन लिखा कि लगभग वहां पर हमारा पेंजिया में दरारें आ रही थी, दरार वाला हो गया। डेक्कन लावा 70 से, मैंने 55 लिखा था, 70 से 60 यहां पर दिया है। और टर्शरी तो अभी जो मैंने आपसे कहा 30 मिलियन साल पहले हिमालय बने हैं, ये। मेघालय प्लेटू कैसे बना? मेघालय प्लेटू कैसे बना? ए अल्फा, बी ब्रावो, सी चार्ली, सी चार्ली, क्योंकि यहां पर जो सबसे पुराने में वही आ रहा है, धारवाड़ ही आता है। तो आप देखेंगे यहां आर्कियन ना करके धारवाड़ लिख दिया, क्योंकि आर्कियन शब्द यूरोपीय भी था। हमें जब आर्कियन काल की जो चट्टानें मिली धारवाड़ में मिली, तो हमने उसका नाम क्या कर दिया? धारवाड़ सीरीज। तो उस समय की सारी सीरीज को हम धारवाड़ कह सकते हैं। उसी में अगर छोटा नागपुर भी कह रहे हैं तो वो भी हमें मानना पड़ेगा। तो मेघालय जो है धारवाड़ का हो गया। और कुछ है? अब हम आ गए फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत की फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो क्योंकि कल मैंने उत्तर लेखन पे बात की थी, तो मेरा मन है कि थोड़ा उत्तर लेखन, अभी हमारी तीसरी ही क्लास है, वो भी मैं आपको बता दूं।
अभी हमने क्या किया, डेक्कन ट्रैप किया, डेक्कन ट्रैप किया 2022 में। 22 मतलब अभी तो मेंस हुआ नहीं, आज से 2 साल पहले, 2 मेंस पहले ये प्रश्न आया। डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में चर्चा कीजिए। अब यहां सोच लगानी पड़ेगी, बिना सोच के आएगा नहीं। तो उत्तर लिखने के लिए पहला काम, ए क्या होता है, विचार, कंटेंट। देखिए कितने लोग कंटेंट सोच सकते हैं। ये फायदा क्या क्लास करने का, जब हमने प्रश्न ही ना देखे हो। तो हम प्रीलिम्स के भी प्रश्न देख रहे हैं और मुख्य के भी देख रहे हैं। जल्दी से बताओ, ये आपको लिखना है, आपको कम से कम 100 शब्द चाहिए। जल्दी से, 1 मिनट रख लो। अचानक तनाव आ गया सबके जीवन में, अरे यार ये तो जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी, रिकॉर्डिंग ऑनलाइन में लाइव में आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आपसे अपेक्षा भी की जाती है। जल्दी से बताइए, 2022 में इसने पूछ लिया नेचुरल रिसोर्स। एक काम करो, साथ में ना एटलस रख लो जिसमें आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है। डेक्कन ट्रैप की बात हो रही है। सबके पास 60 सेकंड है, देखिए कितने निकाल पाते हो बिंदु। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 5 निकाल दो, देखिए क्या निकलता है, गन्ने में रस है भी या नहीं है। ये करना है। कल किसी ने कहा ना सर आगे बढ़ो, चलिए स्टॉप। कुछ आया कि नहीं आया, कुछ आया या नहीं आया, आया है। मतलब आपको लगता है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग इज्जतदार है, जोरदार है, 2022 का प्रश्न है, कुछ सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। 200 शब्द पूछ लिए तो मर ही जाएंगे। और अगर हम 100 शब्दों में कह रहे हैं तब हो सकता है कि नहीं। तो पहली चीज तो सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे। जो मैंने कल आपसे कहा, अच्छे उत्तर का दुश्मन होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है कि सारे उत्तर, सारे बिंदु सही होने चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब जो भी दिमाग में वो खाली कर दो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि वो वाकई में उत्तर में जाने लायक है कि नहीं। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग एकदम आएगा, एटलस का नाम बता दीजिए, एक ने लिखा, हमने कहा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, एटलस का नाम बता दो बस। तो इसे क्या कहते हैं, जब भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे
तो भटकाव होना स्वाभाविक। ये भी विचार आएगा, ये भी विचार आएगा कि क्या करूं। ठीक है, अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में विचार आएगा, पकड़ लो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये विचार आपके अगले विचार को रोके हुए। इस विचार से लड़ना है। कुछ लोग होंगे, मुझे भूख लगी है, लिख दो, यार क्लास कब खत्म होगी, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो विचार भी आया, वरना वो विचार हमें खींच के ले जाएगा। उस विचार को वहीं खाली करो। अगला प्रश्न दोहराओ। क्या है प्रश्न? ये है, दक्कन ट्रैप का प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता। अब ये ज्वालामुखी से बना है, विचार है, बट क्या ये प्रश्न का उत्तर देगा? ये तो नहीं पूछा इसकी बनावट बताइए। क्या कहा है? प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता पे चर्चा करनी। तो विचार है, विचार को मना नहीं करना। हमने कहा अच्छा बुरा बहुत बढ़िया नहीं, ये ना पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है, इसे कहते बकैती। जो अक्सर होता है कि हम कुछ भी मन में आ रहा है सिर्फ जगह भरने के लिए, ये भी बेकार है। संसाधन, खनिज मुझे समझ में आता है, खनिज ठीक है। पर्यटन, क्या आपको लगता है पर्यटन एक प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन पूछ रहा है। अगर उसने पूछा होता कि दक्कन ट्रैप का महत्व बताइए, ठीक है, पर्यटन में कोई दिक्कत नहीं, तो प्राकृतिक संसाधन कह रहा है ना, प्राकृतिक संसाधन। वो देखो दिनेश, ब्रेनस्टॉर्मिंग सर मैंने कर ली है सर, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल। कौन सी चिलम लियो भाई? ये प्रश्न के हिसाब से करेगा, किसी और के हिसाब से करेगा? ये वही वाले होते हैं इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल। इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल, बेटा खाना क्या खाओगे? मम्मी इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल। पागल हो, जूता खाएगा उसके बाद। प्रश्न क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है प्राकृतिक। सर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल। मजाक थोड़ी करवा रहे हैं भाई, प्रश्नों में फिर नंबर भी लाने हैं, नंबर भी लाने। तो ये मुझे ठीक लगा, पर्यटन में बहुत ज्यादा काम नहीं आया। मृदा मेरे को ठीक लग रही है। बलुआ पत्थर, क्या यहां पे कोई आधार है बलुआ पत्थर होने का? ये तो बना ही मैग्मा से है। कौन से मैग्मा से? पहला संसाधन जो मुझे समझ में आता है कि ये भाई बसाल्ट से बना। बसाल्ट क्या है? ये मैग्मा होता है, मैग्मा होता है, और ये मैग्मा से, मैग्मा की आग्नेय चट्टानों से बना। तो आग्नेय चट्टानों से ये जो है भवन निर्माण संसाधन बन सकते हैं। इनसे कंक्रीट बनेगा, कंकड़ बनेंगे, पहला संसाधन जो पढ़ा है उससे आएगा कि नहीं आएगा? तो इमारत बनाने के लिए ये जो है काम आएंगे। यही चट्टाने, यही पत्थर तोड़िए आप। तो यहां पर उत्खनन, क्वेरी, उत्खनन हो सकता है कि नहीं हो सकता? उत्खनन का संसाधन होगा, प्राकृतिक संसाधन। अगर ये चट्टान बुरबुरा के या फिर अपक्षित और अपर्दित होकर कणों में बदल जाए तो इससे बनेगी मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। अब इन्होंने, एक ने, एक छात्रा ने लिखा है कपास युक्त मृदा। अबे ये कौन सी मृदा है? ये तो मैंने पहली बार सुनी, कपास युक्त मृदा। ऐसा नहीं है। काली मृदा कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो गलत होगी ना। गलत पड़े हुए कहीं पे यूट्यूब पे पढ़ लिया कपास युक्त, जगह जगह ऐसे कपास कपास कपास, ऐसे थोड़ी, बीज तो डालना पड़ेगा कि नहीं। और सिर्फ कपास ही नहीं है भाई, ये कपास के लिए अच्छी चल रही है, यहां गन्ना अच्छा चल रहा है, और यहीं पर आपके दलहन और तिलहन। तो ये हो गया कृषि में। इस मृदा का जो प्राकृतिक संसाधन है हमें कृषि में मदद करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, अब ये है कहां पर? ये दो तो हो गए। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक और दो लिखने में आपके पास 20-20 शब्द आए कि नहीं आए? भाई आपको 100 शब्द लिखने हैं, 2 बिंदु आ गए, अच्छे बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहां पर है हमारा? अब ये हमारा यहां पर, ये हमारा इधर है, और इस क्षेत्र में है ना, इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में हम पाते हैं कि हमारी कुछ नदियां भी हैं, जिसमें हमारी वर्धा नदी है। वर्धा नदी का कोयला इसी क्षेत्र का है, गोदावरी नदी का कोयला इसी क्षेत्र का आता है, और ये प्राकृतिक संसाधन पूछ रहा है। हमने कहा इसका कुछ हिस्सा, इसी क्षेत्र का कुछ हिस्सा इसने जो है इसको भी ढका हुआ है। क्या है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पे ढका गया, लेकिन है तो वही क्षेत्र ना, दक्कन ट्रैप ही तो माना जाएगा। उस क्षेत्र में नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियों में क्या है? धातु। मलांज खंड नाम की जगह है। मलांज खंड को भारत की मैंगनीज की राजधानी, मैंगनीज
और तांबा के लिए जाना जाता है, मैंगनीज और तांबा के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहा हूं। प्राकृतिक संसाधनों तो मेरे पास धात्विक भी संसाधन आए कि नहीं आए? धात्विक संसाधन जो जो इस काल के तो नहीं है, लेकिन इन चट्टानों के नीचे अभी भी दबे हुए। कोयला जो नर्मदा का था वो तो बर्बाद हो गया, नर्मदा वाला कोयला नहीं ले रहा हूं, वर्धा वाला कोयला ले रहा हूं, गोदावरी वाला कोयला ले रहा हूं, क्योंकि मुझे डेक्कन ट्रैप कहा गया। डेक्कन ट्रैप, सर ये ट्रैप शब्द क्या है? तो जर्मन भाषा का शब्द है, सीढ़ी नुमा आकृति को ट्रैप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक परत आई ऐसे फैल गई, एक परत हलवा फैल गया और वो ठोस हो गया, उसके बाद दूसरी परत आई फिर वो ठोस हो गई, तीसरी परत, तो इसका सिरा जो जाएगा उसमें परतों का किनारा होगा, इसलिए इसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ठीक है। अब सुजीत कुमार दास, ये अक्सर पूछते नहीं बताते हैं, इसे रॉक साइकिल कहते हैं ना। अब आप एक बात बताइए, आप सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक होता है हमारा शिला चक्र, जिसमें जो मृदा होती है, जिसमें हमारे शैल होते हैं, शैल चक्र, वो आग्नेय होते हैं, उसके बाद वो आग्नेय के बाद अवसादी और कायांतरित। क्या वो बात हो रही है यहाँ पर? किसी को लगा ऐसा अचानक इसको मेरी बात सुन के लगा सर इसे तो रॉक साइकिल कहते हैं, क्या लिए हो सुबह तुम बताओ? किसी को मेरी बात से ऐसा लगा कि मैं लैला मजनू की कहानी सुना रहा हूं? मैं बहुत ही क्लियर बता रहा हूं, मैंने तो रॉक साइकिल की बात ही नहीं की। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन ठीक है कि नहीं। कॉम्प्रिहेंशन आता है कि नहीं आता है? कॉम्प्रिहेंशन मतलब शिक्षक बोल क्या रहा है आप समझ क्या रहे हो, मैं ट्रेजेडी बता रहा हूं तुम लव स्टोरी समझ रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अभी हम प्रश्न ही नहीं समझ पाए थे जब किसी ने कहा कि सर इसका राजनीतिक भी है, इसका सांस्कृतिक भी है, नहीं पूछा, प्राकृतिक पूछा है, तो तीन हो गए कि नहीं हो गए? बसाल्ट, मृदा और धात्विक। अच्छा, ये जो हमारा महाराष्ट्र का रीजन है, यहां पर एक जगह है जलगांव। जलगांव में जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा भी, थोड़ा मैग्मेटिक रीजन है, यहां कुछ भूतापीय ऊर्जा संसाधन भी है। प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं? तो हम यहां पर तीन तो ये हो गए। अब मैं यहां पर एक और संसाधन देखता हूं, ऊर्जा का संसाधन। एक तो मेरे पास क्या है, भूतापीय ऊर्जा। दूसरा, मैंने ये भी पाया कि इसी क्षेत्र में, अभी तो लिखवाया था आपको, इसके बाद, ये बनने के बाद तीन चीजें हुई थी। ये क्या हुआ था जल्दी बताओ? सागरीय अतिक्रमण। तो ये क्या है? खंबाट की खाड़ी। खंबाट की खाड़ी में भारत में क्या पाया जाता है? तेल व गैस, और यहीं पर शेल गैस भी है। तो ऊर्जा के भूतापीय ऊर्जा भी है और तेल व गैस ऊर्जा के संसाधन भी हो सकते हैं। उत्तर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उत्तर बन रहा है। जब हमने ये कर दिया होगा, जब हमने ये आर्थिक संसाधन कर दिए होंगे, तो हम कहेंगे इन आर्थिक संसाधनों के चलते इस क्षेत्र में आबादी का विकास हुआ, जो कृषि और आर्थिक गतिविधियां करती है। यहीं पे पश्चिम घाट होने की वजह से यहाँ की एक विशेष जैव विविधता भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी घाट भी है इसके एक सिरे पर। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? विशेष जैव विविधता। और प्राकृतिक संसाधन आएगी कि नहीं आएगी? जो न केवल संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है, अपितु यहाँ पे पर्यटन जैसे उद्योग में भी सहायक है। मैंने पर्यटन का भी प्रयोग कर लिया क्योंकि मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग में आया था, लेकिन मेरा केंद्र क्या रहना चाहिए? उत्तर प्राकृतिक संसाधन। क्या मैंने आपको एक और उत्तर बताया? अब एक छात्र यहाँ पे लिखता है अच्छा आगे बढ़ो, कह सकता है, जो बदतमीजी करनी है आप कर सकते हो, बट मेरा तो धर्म है ना यार, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए उसमें एक बार आपको वो काम कराया जाए, आप उसमें फेल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी सोचा, आप अपनी गलती करिए ना, मेरे साथ करिए जितनी भी गलती, पर हाँ ये समय जरूर लेता है। ये चर्चा जो है, ये लाइव क्लास में जो आप आए हैं, आप जो यहाँ पर ऑफलाइन में है, ये समय जरूर लेता है, शिक्षक को समय देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूछते क्या है, कितना लिखवा दिए, कितना और लिखवाएंगे? पिछली बार भी लिख चुका हूं, अभी दोबारा लिखना है कि नहीं लिखना है, ये बात है। मैंने पिछले बैच में जिनको रिकॉर्डिंग मिली, क्या ये डिस्कशन किया है मुझे नहीं पता। मेरा मन होता है मैं किसी प्रश्न का कर लेता हूं, किसी का नहीं, क्योंकि तो उदाहरण की तरह है ना, कोई सा भी ले सकते हैं। अभी आपके साथ डेक्कन लावा ट्रैप किया था, इसलिए इसका चर्चा कर ली। और बताता हूं, ये तो इस पर आज कोशिश करेंगे ये वाला उत्तर लिखने की। भारत के डेक्कन ट्रैप के प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता पर चर्चा करें। कंटेंट मैं आपको बता देता हूं, और अगर मैंने ये डिक्टेट कर भी दिया तो आप मुझे बताओ कितना याद कर लोगे?
अपने शब्दों में लिखोगे, चित्र भी बना सकते हो, धीरे धीरे सारी चीजें समझ रहे हो। इसमें अब अपनी भाषा में तृतीय काल लिख सकते हो, क्रिटेशियस काल लिख सकते हो कि ये जो है लावा से बना था, ये वो जो हमारे पठार के 2/3 भाग में 2 किलोमीटर मोटा है, तो इस वजह से इस सारे क्षेत्र में काली मृदा मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास इस तरह के भंडार हो सकते हैं जहां हम भवन निर्माण के लिए कच्चा माल वो भी कर सकते हैं। शोभा, पोर्ट भी तो होगा, यहाँ पे ट्रेड बनेगा। इससे बड़ा चिलम नहीं देखा मैंने। जो समुद्र को ही नहीं छू रहा उसमें पोर्ट कैसे बन गया, ये बताओ मुझे। डकन ट्रैप तो तट को छूता ही नहीं है। तो लड़के नहीं, लड़कियां भी सेवन कर रही। वो देखो एकदम बोला यस सर, जैसे यही सप्लाई कर रहा हूं। सुबह पूरी आप बेच के ही आया क्लास में, है कि नहीं। ऋतिक ने मुझे मतलब इंप्रेस करें। इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन सर, हाँ हाँ, ये भी कई कोचिंग में सिखाया जाता है। ऐसा ऐसा तीर मारो कि एग्जामिनर घायल हो जाए, गिर जाए आपका आंसर पढ़ते। गिरा हुआ एग्जामिनर बेटा नंबर नहीं देता है। इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन तो यूनिवर्सिटी लोकलाइजेशन नहीं कर सकते, पॉलिटिकल लोकलाइजेशन नहीं कर सकते। सोचिए, उसने पूछा प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो सोच के देखिएगा। इसमें कोई पोर्ट नहीं है। ये हमारा दक्कन का जो ट्रैप है, ये पश्चिमी घाट से भारत के इनसाइड एरिया में ही है। पोर्ट कहां पर है बच्चों? पोर्ट हमारे तटीय पट्टी पर हैं। वो हमारी एक अलग इकाई है, वो कंफ्यूजन नहीं करना है। और ये क्लास में जितनी गलती आप कर रहे हो, भले ही हम उसमें हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो सारी चीज अलाउड है क्लास में, बट इससे समझ आना चाहिए। उद्देश्य ये नहीं है कि आपके उत्तर को गलत कर दिया, बट उस उत्तर में अगर कोई बहुत ज्यादा ब्लंडर होगा तो बता सकते हैं ना उसे, यार ये क्या सोच रहे हो आप, अभी तो हम तट पे गए नहीं। ठीक है। साजन कुमार यादव हैं, ये कह रही है 1% फीमेल करती हैं सर भारत में, 23% मेल। ये पता नहीं आईएएस बनेगा कि नहीं बनेगा, बट भाई के पास डेटा है। देख रहा, मरने से पहले मेरी दादी भी मुझसे बीड़ी तो मंगा ही लेती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी दादी अगर बीड़ी पी सकती थी तो कोई भी महिला पी सकती है, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये जो आप बेवकूफी कर रहे हो, 1% फीमेल, साजन कुमार यादव, एक आंसर नहीं दिया इसने। क्या है, पिताजी का काम है क्या ये वाला, मतलब बिजनेस में सारा का सारा तुम ही सप्लायर टाइप हो? मैंने कहा ना, आईएएस बने ना बने, डेटा सारे लिए बैठा है और डेटा दे दे के मार रहा है लेफ्ट ब्रेन। इसको कोई चेक भी नहीं कर सकता। 1% फीमेल और 22% मेल, कोई चेक भी नहीं कर सकता। तुम नेता टाइप के हो यार, राजा टाइप के लोग बनो। चुनाव कहीं नहीं लड़ते हो, जब मन करेगा जो मर्जी बोल दीजिएगा, है कि नहीं। चलिए, हो गया। तो ये हुआ हमारा प्रश्न। और भी प्रश्न हो सकते हैं। वाई कल हमने ये लिया था, सब कॉन्टिनेंट 21 का क्वेश्चन लिया। तो एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल है कि ये जो भूस्खलन होता है, हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों में हो सकता है। हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों में हो सकता है, इनमें अंतर बताइए। अब जब शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षक पढ़ाता है भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन हमारे चट्टाने, वो जो चट्टानों के कारण आपस में जुड़े हुए, ठीक है, वो आपस में जुड़े हुए। अब क्या होता है, अगर भूकंप आया तो वो हिलेगा तो हल्के ढीले हो सकते हैं। उसी में बहुत ज्यादा बारिश हुई, दरारें हुई, तो दरारों में वो पानी चला जाएगा। पानी क्या करेगा? पानी लुब्रिकेशन का काम करेगा और जो उनका आपस की जो पकड़ होगी वो कमजोर होगी, ऐसे खिसक जाएगी। इस खिसकने को क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। ठीक है। वैसे तो इसको वृहद प्रवाह भी कहते हैं, मास वेस्टिंग, अगर ये धीरे धीरे होता है। अगर ये धीरे धीरे होता है तो इसको वृहद प्रवाह का नाम दिया जाता है, मास वेस्टिंग। अगर ये अचानक हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? भूस्खलन। एक हिस्सा कमजोर पड़ के खिसक कर दूसरे पर ही फिसल गया, रपट गया। इसे स्लाइड भी कह सकते हैं, इसे स्लंप भी कह सकते हैं, कई तरह का होता है। हम ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये अपने बच्चों को सिखाते हैं। अब यूपीएससी ने यहीं पे खेल खेल लिया, भूस्खलन के भी दो प्रकार बना दिए। हिमालय के भूस्खलन और पश्चिमी घाट के भूस्खलन में अंतर बताइए। अब वो कब बताएंगे वो तो बाद की बात है। मैं कह रहा हूं अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या उससे हमारे पास कोई एक बिंदु आता है? अगर मैं आपको चैलेंज करूं, चैलेंज का मतलब ऐसे मत लगे कि आपको चुनौती दे रहा हूं, आप ये समझिए कि आपके दिमाग को मैं एक बार सोचने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। यार आपने तो तैयारी की नहीं है, 2021 में भूस्खलन मैंने आपको बता दिया। भूस्खलन बहुत ही सिंपल सी बात है, लैंडस्लाइड, दोनों में अंतर पूछ लिया इसने। तो अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे कितने लोग हैं जो कुछ अंतर जो जानते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जो हम जानते हो तो एक बूंद है,
उस बूंद से कुछ निकाल सकते हैं? दोनों में अंतर? हाँ जी, अच्छा, ये पुरानी चट्टाने वो नई चट्टाने, इसमें तो मजा तो नहीं आया। आपने शब्द तो यूज किया लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाए। सिर्फ वेस्टर्न घाट का भ्रंशन एक पॉइंट है, बिल्कुल गलत है। वो तो वेस्टर्न घाट बने थे भ्रंशन से, वो तो हो चुका। वेस्टर्न घाट बन चुके, हिमालय बन चुके हैं। अब आपसे कह रहा है कि दोनों में भूस्खलन आते हैं। भूस्खलन आपने पिछली बार सुना वयनाड में कितना खतरनाक हुआ, पिछले उसी में पिछले बरसात में, वो वयनाड का भूस्खलन था। और ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में भी आ जाते हैं। इन दोनों का अंतर पूछ लिया। डॉली सोलंकी का हिमालय में पॉपुलेशन के कारण लोग चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, भूस्खलन होता जा रहा है। बिटिया ये तो ऐसा नहीं लग रहा है सुबह का है, ये तो रात का ही है जो नहीं उतरा है, गड़बड़ है ये। तो ये विद्या लिख रही है हिमालय अवसादों से बना है, जो ज्यादा होगा इसके लिए ज्यादा होगा। विद्या का लॉजिक बहुत अच्छा है। हिमालय जो है अवसादी शैलों से बना है और पठार जो है ये आग्नेय शैलों से बना है। आग्नेय शैलों में और अवसादों में किसमें पानी के जाने की संभावना ज्यादा है? अवसादों में। तो हिमालय के क्षेत्र में पानी का रिसाव और उससे लुब्रिकेशन हिमालय में ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। अपने लॉजिक से सही उत्तर आया कि नहीं आया? अब आप लोग भी कहेंगे हाँ ये तो सोच सकते हैं, ठीक है। अब साजन कुमार कह रहे हैं कि सर प्लेट अभिसरण, प्लेट अभिसरण की कोई बात हो रही है? नहीं हो रही, ये तो नहीं हो रही। हाँ ये जरूर है कि हिमालय में अभी भी तनाव बल, संपीड़न बल लग रहा है। हिमालय अभी भी भूकंपीय केंद्र बनता है। तो दो चीजें करती हैं भूस्खलन के लिए। क्या चाहिए? एक तो डिस्टरबेंस चाहिए और दूसरा आपकी चट्टानों में कमजोरी चाहिए। तो कहां की चट्टानें कमजोर हैं? हिमालय की चट्टानें भुरभुरा सकती हैं आसानी से, चूने पत्थर से बनी है, अवसादी है। और कहां पर ये मार ज्यादा पड़ती है? हिमालय में ज्यादा पड़ती है। तो हिमालय में भूस्खलन के कारण टेक्टोनिक ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि वहां पर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है और आज तक वहां पर संपीड़न बल है। आज भी वहां पर जो है आइसोस्टेटिक बैलेंस नहीं आया, संतुलन नहीं आया वहां। दूसरी चीज वहां पर क्या है? दूसरी चीज वहां की जो चट्टाने हैं उनकी बनावट क्या है? वो अवसादी हैं, ये मोस्टली आग्नेय है ज्यादा होकर। तीसरी चीज, अब लुब्रिकेशन का स्रोत क्या है? अगर पश्चिमी घाट में देखें तो पश्चिमी घाट के पास पानी कब आता है? इसी मौसम में आता है। ये मौसम है बरसात का मौसम। यहां तो वैसे तो शुष्क ही रहता है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून में जब पानी आएगा, वर्षा से इनका पानी आता है इसलिए होता है। अगर हम हिमालय की बात करें, वहां पानी के स्रोत क्या है? वहां ग्लेशियर भी मेल्ट होते रहते हैं कि नहीं होते रहते हैं। वहां पर ये भी रहता है, हिमालय का जो मानसून आएगा वो भी आएगा वो, और वहां पे पश्चिमी विक्षोभ से भी आता है। तो वहां पानी की संभावना ज्यादा है, वहां बादल फटने की संभावना ज्यादा है। ज्यादा होती है कि नहीं होती? तो इस वजह से वहां भी आएंगे। अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। आप सोचिए, फिर मैं कह रहा हूं हमारी जानकारी बूंद भर होती है। यूपीएससी हमें उस दिन चैलेंज कर सकती है। क्या हम दो तीन बिंदु केवल जो अभी तक पढ़ा उससे निकाल गए कि नहीं निकाल गए? अब यहाँ पे जिसने लिखा कि सर वहां पे आबादी ज्यादा है, ये कोई कारण हो सकता है? वहां पे पाप ज्यादा है, किसी ने वो बेवकूफी की थी कि ये मांस खाते हैं, वो मांस नहीं खाते हैं। आप सोचिए उत्तराखंड में तो मांस नहीं है, उत्तराखंड में भी आया था। उत्तराखंड की जो बाढ़ आई थी, आपको लगता है कि वो भगवान ने जो पाप बढ़ गया था उसका फल दिया? वो तो खाली बैठे बैठे कुछ भी करने लगते हैं लोग। ये वही लोग हैं जो बताते हैं 1% महिलाएं ले रही हैं, 22% वो ले रहे हैं, सुबह मैं ही चिलम दे के आता हूं, ठीक है। नीलेश, ज्वालामुखी का अभाव, ये देखो पूरे भारत में कहीं ज्वालामुखी नहीं आएगा। अगर हम बात करें तो सिर्फ अंडमान में ही आ सकता है, वरना कहीं नहीं आएगा। ज्वालामुखी का अभाव, प्रश्न कुछ भी हो, एग्जामिनर को दे मारना है ज्वालामुखी, सुनोगे ये पढ़ते ही वो समझ जाएगा चंपक है। क्योंकि हिमालय में भी ज्वालामुखी नहीं आते, पश्चिमी घाट में भी ज्वालामुखी नहीं आते, तो ये कैसे हो सकता है कि दोनों में अंतर का कारक जब जायज ही नहीं है? आप बोल दो दोनों में डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, कोई रोक सकता है? बकवास करने के, पेज भरने के तो बहुत सारे तरीके। हिमालय में मिट्टी के कटाव के कारण पानी तेज बरसना पकड़ने होने, मिट्टी का कटाव वहां ज्यादा हो रहा है। वहां पे नदियां क्या है? नदियां अपनी युवावस्था में काफी ऊंचे से आती हैं। नदियों के जल में बहुत ज्यादा बल है, ठीक है। उनके पास
वो स्थानिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, गतिक एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो ज्यादा चीजें होंगी। और एक और बात बताऊं, कहां पर विकास कार्य ज्यादा हो रहे हैं, जहां पर हम वो देखते हैं बांध बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं नदियों को लेकर, वो भी हिमालय में ज्यादा हो रहे हैं। अभी हमने देखा चार धाम यात्रा के लिए सर्किट बनेगा, बॉर्डर भी हमारा वहां पे, बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम कर रहे हैं। तो जब मानवीय कृत्य ज्यादा होते हैं, तो वहां पर जब चट्टानों को हम ब्लास्ट करते हैं, अभी हम ले गए श्रीनगर के आगे तक ट्रेन लेकर गए, हमने चिनानी नशरी टनल बना दी, हमने चिनाब पे पुल बना दिया, ये सारे के सारे कार्य कहां पर ज्यादा हो रहे हैं, उत्तर में ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें, अब आप सोचिए ब्रेन स्टॉर्मिंग का महत्व कितना ज्यादा है, क्योंकि प्रश्न हम नहीं सोच सकते और आपके सामने प्रश्नों के साथ कर रहा हूं, बट हाँ फिर वही है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग समय लेती है। इस समय आप कुछ लिख नहीं रहे होते, तो आपको लगता है सचिन सर सब लिखवा दें तो कैसा रहे, लिखवा दें तो यार 10 सवाल लिखवाएंगे, 20 लिखवाएंगे, 50 लिखवाएंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग आ गया तो आप ही के पास वो कला है कि नहीं? ठीक है। हाँ जी, आंतरजात और बहिर्जात कारक हैं ज्योति चौरसिया, ये वो वाले होते हैं जिनको उत्तर नहीं आता और बकैती करके काम करेंगे। मुझे एक बात बताओ, आंतरजात और बहिर्जात दोनों पे अप्लाई होते हैं कि नहीं होते? ये तो हिमालय में भी आंतरजात बहिर्जात है, यहाँ पर भी आंतरजात बहिर्जात है। वही तो पूछा है, अंतर बताओ कि वहां के आंतरजात बहिर्जात ऐसे क्या हैं, कि वहां के भूस्खलन कैसे होते हैं और यहाँ के आंतरजात और बहिर्जात क्या हैं, वो होता है। तो बताना पड़ेगा कि नहीं? तो कुछ चीजें सिर्फ भाषाई आडंबर से, मैंने कई बार देखा हिंदी के उत्तर में भाषाई आडंबर ज्यादा होता है, उसको पढ़ने के बाद एकदम से निकलता कहना क्या चाहते हो भाई, क्योंकि उसमें उत्तर में कुछ होता ही नहीं। ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले से ही कह रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूँ ये क्लास काफी अब सीनियर लेवल क्लास होगी। आपने विश्व भूगोल मेरे साथ कर लिया, मानचित्रण आप सीख गए हो, भौतिक भूगोल के सिद्धांत आप देख चुके हो, थोड़ी सोच विकसित करना चाहता हूँ। यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक बार क्लास कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं, तो ये अच्छा अवसर है भाई सोच विकसित। और मुझे एक बात बताइए, अगर आपको विचार उत्पन्न करने आ गए तो क्या सिर्फ वो भूगोल पे चलेंगे? फिर तो इतिहास में भी दौड़ेगा, वो राज्य व्यवस्था में भी दौड़ेगा, फिर तो पूरे जीएस को तोड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ निबंध जो है बिना इसके हो नहीं सकता। निबंध में जितने ज्यादा विविध विचार हो, जितने ज्यादा व्यापक विचार हो, चले। ठीक है। तो ये आप सबके लिए था, दो तीन उदाहरण दिए, आगे भी जैसे जैसे आते रहेंगे उदाहरण मैं देता रहूंगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले फिजियोग्राफिक यूनिट, भौगोलिक क्षेत्र पृथ्वी की भू आकृतियों को राजनीतिक सीमाओं से स्वतंत्र विशिष्ट परस्पर अनन्य क्षेत्रों में परिभाषित करते हैं। मैं ऐसी हिंदी लिख के इंप्रेस करना चाह रहा था, तुम्हें शायद इसलिए लिखा होगा। क्या होते हैं भौगोलिक क्षेत्र? ठीक है, वो छापने वालों के लिए कि सर नोट्स लिखवा देते तो सर अच्छा रहता। हिमालय एक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र है जहां लगातार टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं, जबकि पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत स्थिर है, परंतु वहां वर्षा तीव्र होती है। ठीक है मिथिलेश कुमार, सही दिशा में जा रहे हो, बट उत्तर लेखन में जैसे मैंने आपको कुछ विचार दिए, थोड़ा और सोचना पड़ेगा। हाँ जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, भारत के भौगोलिक क्षेत्र, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। भौगोलिक की जगह भू आकृतिक, कितने हैं एनसीईआरटी के हिसाब से कितने हैं? एनसीईआरटी 6 कहती, और हम लोग कितने लेंगे? हम लोग 5 लेने वाले हैं। और क्या लेंगे वो भी अभी बताने वाला हूं। पहला, उत्तर व उत्तर पूर्वी, उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय
क्षेत्र। ये नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया? नंबर 1। प्रायद्वीपीय पठार अगर मुझे बनाना हो तो क्या मैं इसे अरावली लेकर, इसे शिलोंग लेकर, इसे पूर्वी घाट लेकर ये कह सकता हूं? है ऐसा? ये दूसरा जो हमारा क्षेत्र है ये कहलाएगा उत्तर भारतीय मैदान व मरुस्थल। अब इसको एनसीईआरटी अलग लिखती है तो इसको मैं 2 नंबर में डाला। ये हमारा मरुस्थल है, ये उत्तर भारतीय मैदान है। ये किसने बनाए हैं? नदियों के मैदान है। सिंधु की सहायक नदियां जो भारत में आएगी, सतलुज और उसकी सहायक हो गई, उसके बाद गंगा हो गई, उसके बाद हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई। ये 2 हो गया। तीसरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी युगीन चट्टाने हैं? प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी युगीन चट्टाने हैं? आर्कियन, पुराना, विंध्य नहीं है। आर्कियन, पुराना तो है ही हमारे पास, और उसके बाद जो है, ठीक है। 3 हो गए। चौथा, चौथा हमारे पास जो उसके बाद बना है, यहां पे नदियों ने आकर जमाव किया तो पूर्वी तट का निर्माण किया और ये पश्चिमी तट का निर्माण किया। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया चौथा। 3 और 4 तटीय मैदान पेटियां। तटीय मैदान की पेटियां हैं, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी प्लस पश्चिमी, ठीक है। बहुत से लोग आर्कियन ले रहे हैं। आर्कियन पुरान, मैं तो कह रहा हूं विंध्य का भी, ये बाद में भी टर्शियरी भी तो है हमारे पास, आर्यन युगीन भी तो है। यहाँ पर दक्कन का पठार तो आर्यन युगीन है कि नहीं? तो हमारे पठार में ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें सभी आते हैं, सभी काल के चट्टान। उसके बाद भारत के पास यहां पर कुछ द्वीप हैं और यहां भी द्वीप हैं, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए 5। 5 क्या हो गए? द्वीप समूह। क्लियर है सभी लोग? 5 हो गए हमारे द्वीप समूह। एनसीईआरटी में मरुस्थल को प्लेन से सेपरेट दिखाया गया, ये, ठीक है। अब हम पहले क्या करने वाले? इनमें सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना प्रायद्वीपीय पठार। सबसे नया उत्तर भारत के मैदान। हिमालय बने और हिमालय, उनके बीच में एक खड्ड बन गया और खड्ड में जब अवसाद भरे तो ये बना, ठीक है। डन। सभी लोग, हम पहला क्या कर रहे हैं? हिमालय। हिमालय के लिए आपको उत्तर, या हिमालय ना करें, इसको उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वत कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा मानचित्र बनाना आना चाहिए, ठीक है। भारत का मानचित्र। तो भारत का मानचित्र बनाने के लिए मैं सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि पूरा मानचित्र अगर नहीं भी बना पाते हैं हम, इतना मानचित्र बना देंगे। ये कहते हैं पार्ट मैप। इसे क्या कहते हैं? पार्ट मैप। इतने में हमारा काम चल जाएगा। कैसे बनाना है वो मैं बता दूं।
15 कदम बता रहा हूं आपको, 15 स्टेप में मानचित्र बने। बेटा ये बनाना बंद करो, नहीं तो ऐसे बन जाएगा ये, ऐसे जो है ना ये गोभी का फूल बन जाएगा ऐसे। ठीक है। तो मैं आपको पहले तरीका बता रहा हूं। भारत का मानचित्र हमेशा क्लॉकवाइज बनता है, कश्मीर से शुरू करेंगे, और ये जो तट है, तटों को या सीमाओं को ऐसे गोलाकार करने, इस तरह करने से सिर्फ नुकसान होता है। जैसे हमने विश्व भूगोल में किया, सीधी सीधी लाइन खींचेंगे। तो पहला 3 कदम, 3 डब्बे बनाने, पहले स्क्रीन पे देखेंगे। बड़ा डब्बा, इसके साथ एक छोटा डब्बा, और तीसरा डब्बा ये, 1 2 3, 3 डब्बे। उसके बाद ये तो हमारा सिर हो रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा, ये हमारी गर्दन हो जाएगी 4, और ये हमारा कंधा हो जाएगा 5। 5 चीजें बनाइए जरा, 1 2 3 4 5। सिर बनाने के लिए एक लंबा डब्बा, छोटा डब्बा, और सबके अपने एंगल हैं। सबसे छोटा डब्बा नीचे, फिर एक गर्दन, ये हिमाचल प्रदेश, और ये कंधा। कंधा सीधा नहीं आएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगी, हल्का ये आएगा। ये कंधा जो बनेगा ये आपका उत्तराखंड बनेगा। बन गया? बन गया सभी लोग? अच्छा, अब उसके आगे हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा सब कुछ सीधा नहीं है। ये क्या है? इस आकृति में, इस आकृति को क्या कहते हैं? आर्क्यूएट चापाकार या धनुष की आकृति वाला होना चाहिए। तो जब भी इंडिया बनेगा वो सीधा नहीं बनेगा, उसमें ये चापाकार आना चाहिए। तो हम यहां तक तो आ गए। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, 5 हो गए। 5 के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरह से इसी चाप की आकृति में एक डब्बा बनाएंगे। ये बनेगा नेपाल। बनाने से पहले ध्यान दीजिएगा, नेपाल की जितनी लंबाई है वो लगभग इसी लंबाई के बराबर होता है। तो बहुत लंबा नहीं कर देना कि नेपाल बहुत लंबा कर दे। पहले ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद ये आएगा सिक्किम, और जितनी नेपाल की लंबाई है उसका आधा भूटान बनेगा, L/2, और चाप की आकृति में रहना चाहिए। बन गया? जल्दी से बनाइए, उसे कंटिन्यू कर दीजिए। अब ये वाला कंधा बहुत बड़ा नहीं कर देना है, इस कंधे को छोटा ही रखना है। उत्तराखंड में कहीं तुम्हें बहुत ज्यादा देशभक्ति सूझे और पूरा उत्तराखंड को नेपाल जितना खींच दो। कुछ मेरे लिए, कुछ यहां भी पड़ा था ये भी। अच्छा, ये सभी के लिए है ना ये तो? हाँ जी, ये हो गया। तो नेपाल भी बन गया, भूटान भी बन गया। अब सभी लोग ध्यान देंगे, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उत्तराखंड है, ये नेपाल है, यहाँ पे चीन हो जाएगा। इससे सीधी रेखा लगभग अगर मैं खींचूं, और यहां से अगर मैं देख रहा हूं ये उसके नीचे है ना, इसको जोड़ देना है, ऐसे जोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9वां कदम। तो ये रेखा कैसे जाएगी? तिरछी रेखा है, लेकिन किसकी लाइन में आ जाएगी? उस लाइन में आ जाएगी। ठीक है, सभी लोग स्क्रीन पर, अंग्रेजी का अक्षर L, तो मैं यहां पर एक तिरछा L डाल रहा हूं, छोटा सा L डालेंगे। और यहां पर भी एक और चाप, क्योंकि हिमालय यहां भी चाप है, तो यहां पर भी एक चापाकार आकृति, इस तरह से चाप। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, ये चाप। अब आता है मेरा मणिपुर राज्य, ये मणिपुर के लिए 12, फिर मिजोरम राज्य 13, फिर त्रिपुरा राज्य 14। त्रिपुरा के बाद ऐसे लाइन सीधा ले जाएंगे, ये सिक्किम के नीचे तक आनी चाहिए। यहां पर हमारा मेघालय है 15। 15 में आ गया बनाना भारत का मानचित्र। 15 कदम बताए थे, इसको ऐसे कर लीजिए कंप्लीट। आपने भारत का पार्ट मैप सीख लिया, इतने में हमारा हिमालय बन जाएगा। आगे बनाना, इसके आगे का क्या है, बांग्लादेश कैसे बनाना है वो आगे बना लेंगे, आगे बना लेंगे। वरना बांग्लादेश में कुछ नहीं, बस ये लाइन सीधा ले जानी, ये अभी इतने पे छोड़ देंगे। साइकोलॉजी ऑप्शनल कब आएगा?
तुम्हें साइकोलॉजी लेना चाहिए। जब तुम्हें ऐसे ऐसे विचार आते हैं भूगोल की क्लास के मध्य में, तुम्हारे लिए साइकोलॉजी अच्छा रहेगा। तो भाई कल जो है यूपीपीसीएस का एग्जाम है 29 जून को। तो जो छात्र अगर यहाँ पे आए हैं, वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन जहां पर भी हैं, जो भी छात्र अगर ऑनलाइन भी हमें सुन रहे हैं, तो यूपीपीसीएस के लिए कल के लिए आपके लिए शुभकामनाएं केजीएस की तरफ से, सारे शिक्षकों की तरफ से। और फिर कहना चाहता हूं, जो आप जानते हैं वो बहुत सीमित है। क्या हुआ? यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा वाला यहाँ पे तो कोई है नहीं, जैसा कि मैंने कहा वहां पे, इसीलिए कह रहा हूँ अगर कोई ऑनलाइन मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो फिर से कहना चाह रहा हूँ, आज भी आपके सामने क्वेश्चंस का एनालिसिस किया। जो आप जानते हैं वो बहुत सीमित है, लेकिन जो आप नहीं जानते उससे डरना नहीं, जो जानते उससे हम पास करेंगे। तो बेस्ट विशेष हैं टीचर्स की तरफ से भी, केजीएस की तरफ से भी, और आशा करते हैं आप भी जल्दी ही कोई ना कोई मुख्य परीक्षा देंगे, तो तब आपके लिए भी शुभकामनाएं होंगी। डन? ये भी बन गया, मानचित्र बन गया। तो अब हम बात करने वाले हिमालय की। तो हिमालय जो है या उत्तर, ये हमारे उत्तरी पर्वत मैदान है। तो क्या हम अपना मानचित्र देख लें? आज सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। निर्मला अभी ले सकते हैं, 2027 वाले भी ले सकते हैं। भारत का मानचित्र, भारत का भौतिक मानचित्र खोल लिया सब लोगों ने? तो इसमें पहले तो एक चापाकार आकृति दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो ये जो है यहां पर आते हैं सभी लोग, सिर्फ एटलस में देखना है, लिखवाना अगली क्लास में कर देंगे, बल्कि पढ़ लीजिएगा इसे हमारी बुकलेट से, फिर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा। ये पूरा का पूरा जो है इस तरह से, ये हिमालय चापाकार आकृति है, और ये आकृति एक विशेष आकृति है। ये इस तरह से हिमालय जो है ऐसा, यहां पर इसमें एक तीव्र मोड़ आता है। ये जो मोड़ है ये अराकान योमा टाइप में मुड़ जाएंगे। ये मोड़ जो है दो जगह पर आते हैं। यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नमचा बरवा, और यहां पर हमारे पास है नंगा पर्वत। ठीक है, यहां पर शार्प बेंड आते हैं। क्यों आते हैं? जिस तरह से भारत की प्लेट टकराई उस वजह से आते हैं। तो ये जो है, ये हमारे जो मोड़ है, इन दोनों मोड़ के बीच में हिमालय जो है एक चापाकार आकृति रखा हुआ है। लगभग 2400 किलोमीटर की चौड़ाई रखता है। अब इसमें जो हिमालय है, हिमालय एक्चुअली अगर देखा जाए, विश्व भूगोल में हमने देखा है, यहां पर एक नॉट है जिसको हम क्या कहते हैं? पामीर नॉट, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत माना जाता है। यहां से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। तो इसी क्षेत्र को एक तरह की गांठ है। यहां से अफगानिस्तान में निकलता है हिंदू कुश, दक्षिण की तरफ निकलता है हिमालय, और ये जो है ये पाकिस्तान में है। क्या नाम है इनका? सुलेमान और किर्थर। तो थोड़ा सा कनेक्शन की, हिमालय कहां से बन रहे हैं, तो एशिया से कहानी जुड़ती है। एशिया में एक पर्वतीय गांठ है, एक उठा हुआ क्षेत्र है, उसे पामीर कहते हैं। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के क्षेत्र में है। वहां से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारी चट्टानें जो है, पर्वत श्रृंखलाएं केंद्र से निकल के आ रही। ठीक है, डन। अब इसमें अफगानिस्तान में हिंदू कुश गया, इधर सुलेमान किर्थर गया, इधर हिमालय आया। जब ये यहां पर मुड़ जाते हैं तो यहां पे म्यांमार का क्या नाम है? अराकान और पेगु योमा। और ये जो इनका कंटिन्यूएशन है, ये नीचे कैसे निकल के आता है? अंडमान द्वीप समूह भी इसी का कंटिन्यूएशन है। पहला तो मोटे तौर पे इकाई बताने के लिए, तो क्या आपके मानचित्र पर हिमालय लिखा है? क्या यहाँ पे कुछ पाकिस्तान की तरफ जाती हुई श्रेणियां भी हैं? क्या उनमें सुलेमान किर्थर कुछ नाम लिखा हुआ है? ये दिखाने के लिए कि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। उसके बाद जब हम पूर्व में आते हैं तो क्या म्यांमार भी दिखाई दे रहा है? म्यांमार की तरफ के जो मोड़ हैं वो क्या कहलाते हैं? म्यांमार के अंदर अराकान या पेगु।
तो डिपेंड करता है कौन सी एटलस है। कुछ एटलस में यहाँ पर दिखा रहा है, कुछ एटलस में केवल भारत का हिस्सा दिखा रहा है, तो भारत के हिस्से को हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। भारत के हिस्से को हम क्या कहेंगे? पूर्वांचल हिमालय। बट ये म्यांमार में कैसे कंटिन्यू हो जाएंगे? अराकान और पेगु युमा। डन। वामिका कह रही है सर सब मिल गया, अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। अब ये श्रृंखला इस तरह से चीन में भी जाती है। चीन में जाती है कुनलुन और इधर टीन शान। तो ये तो कुनलुन टीन शान ये कहां हुए? ये हमने विश्व भूगोल में ये देखा है। विश्व भूगोल में जब हमने एशिया देखा, और कुनलुन और हिमालय के बीच में जो पठार है वो कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। ठीक है। और यहां पर जो घाटी है, यहां पर घाटी है, क्या नाम है उस घाटी का? तारिम घाटी। तारिम नाम की नदी है और यहां पर एक मरुस्थल है टकला मकान। ये मैंने विश्व भूगोल में आपको बताया, वहां से लेकर आया हूं। अब हम अपने को कहां सीमित करने वाले हैं? हम अपने को सीमित करने वाले केवल हिमालय। तो हिमालय की आकृति कैसी है? चापाकार आकृति है। हिमालय इज आर्क्यूएट, आर्क लाइक। कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है? पश्चिम में नंगा पर्वत, पूर्व में नमचा बरुआ। यहां पर आकर यहां पर एक तीव्र मोड़ ले लेता है। इसको क्या कहते हैं? अक्ष संघीय मोड़ या सिंटेक्सियल बेंड। तीव्र मोड़ जो है सिंटेक्सियल या अक्ष संघीय मोड़। तो आपको सिर्फ मानचित्र बनाना सिखाया और उसमें मोटे तौर पर हिमालय का विस्तार दिखा दिया। हिमालय क्या है? हिमालय वलित पर्वत है। कब बने? 30 मिलियन साल पहले बनावट शुरू हुई है इनकी। कैसे बने? भारतीय प्लेट आकर यूरेशिया की प्लेट से टकरा गई। उसके बीच में एक सागर हुआ करता था। सागर का नाम टेथिस सागर। टेथिस सागर जैसे जैसे बंद हुआ तो उसके अवसाद पिचक गए। पिचक के क्या हुए? वो वलित हो गए और वलित होकर उनसे बने वलित पर्वत। लेकिन कहानी वहां तक नहीं खत्म हुई, उसके आगे भी आती है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि हिमालय ये है, बट हिमालय के उत्तरी हिस्से में यहां पे काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, और यहां पे कैलाश, तिब्बत की कैलाश। आज ही मैं समाचार सुन रहा था कि हमारे राजनाथ सिंह जी ने चीन को धन्यवाद दिया है कि फिर से हम कैलाश मानसरोवर यात्रा अभी खोल रहे हैं। ये जो हमने चीन के साथ सीमा विवाद के बाद सब बंद कर दिया था, तो ये खुल रही है। वही कैलाश पर्वत है जो हिंदू धर्म के लिए भी, बौद्ध धर्म के लिए भी, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। तो कैलाश, और उसी के पास जो झील है मानसरोवर झील, जहां से सिंधु नदी की, सतलुज नदी की उत्पत्ति होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा वहां होती। कैलाश पर्वत ये क्या है? काराकोरम ये क्या है? लद्दाख और जास्कर। ये 3 है और ये 4 है। इन चारों को हिमालय नहीं माना जाता, इन चारों को माना जाता है पार हिमालय या टेथिस हिमालय। अंग्रेजी में हम इन्हें ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब ये आपको आपके उत्तर का जो मानचित्र है जम्मू कश्मीर का, उसमें मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग अब भारत का मानचित्र छोड़ें। अगले पेज पे आएगा आपका जम्मू कश्मीर का मानचित्र। जम्मू कश्मीर के मानचित्र में जल्दी से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर देखेंगे। काराकोरम दिख गया, लद्दाख दिख गया, जास्कर दिखा। ठीक है। इन्हीं के बीच में आप देखें, काराकोरम और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी जा रही है। सिंधु नदी जाएगी, फिर वो मुड़ेगी, उसी में जाकर नुब्रा और श्योक नदियां जुड़ जाएंगी। तो नीले रंग की नदियां भी, तो आपका होमवर्क ये होगा कि कल कोई क्लास नहीं है, इन क्षेत्रों की, ये पूरे हिमालयी क्षेत्रों की सारी नदियां देखनी है और सारे पर्वत देखने हैं। तो ये पार हिमालय है। कुछ एटलस जिनमें तिब्बत भी दिख रहा होगा, तो वहां पर हो सकता है कैलाश श्रृंखला भी हो, वरना भारतीय एटलस में क्या होने वाली है? भारतीय एटलस में केवल काराकोरम, लद्दाख, जास्कर होंगे। अब इसके नीचे हिमालय नहीं लिखा होता, आप देखेंगे उन्होंने पीर पंजाल लिखा होगा। लिखा है पीर पंजाल। तो अब मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जो हमारे हिमालय हैं ये मुख्य हिमालय हैं, और ये जो है 3 श्रृंखलाओं का समावेश है। क्या है? 3 श्रृंखला।
जो उत्तरी श्रृंखला है ये कहलाती है हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल, और यहां दक्षिण में शिवालिक। तो ये जो आप पीर पंजाल लिखा देख रहे हैं, वहां पीर पंजाल लिखा होगा। पीर पंजाल के बाद क्या लिखा है? पीर पंजाल के बाद धौलाधार लिखा होगा, शिवालिक उसके नीचे लिखा होगा, कुछ इस तरह से ये दिए। तो ये जो है ये हमारे हिमालय हैं, ये समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। उत्तर वाली हिमाद्री, बीच वाली हिमाचल और तीसरे वाली शिवालिक कहलाती। जब ये यहाँ पूर्वोत्तर में आते हैं तो ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई बुम, नागा हिल, मणिपुर हिल और मिजोरम में लुसाई हिल ये आते हैं। तो ये भी कुछ आने वाले हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप अपने मानचित्र को देखेंगे और जो आपको हैंडआउट मिला है, पिछला ही हैंडआउट रहेगा ऑनलाइन वालों के लिए भी, जो भारत के भौतिक भूगोल पे हिमालय और हिमालय से जुड़े हुए आंकड़े, कौन सी चोटी है, कहाँ है, हमने इसमें बात करनी है, कहाँ पे पासेस हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके एटलस में, कश्मीर के एटलस में यहाँ पर जहां ये जोड़ आता है, ये जो जोड़ आता है जहां पर, यहाँ पर एक पास होगा काराकोरम पास, यहीं पे सियाचिन नाम का ग्लेशियर भी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और पासेस होंगे, खारदुंगला, ठीक है, शिपकिला, इस तरह के पासेस भी होंगे, उनकी भी बात होगी। यहाँ पे नदियों की, यमुनोत्री, गंगोत्री नदियों का उद्गम स्थान होने वाला है। तीस्ता नदी यहाँ से निकलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आएगी। तो आपको सिर्फ मानचित्र से परिचित होकर आना है। ये नहीं होना चाहिए कि सर मानचित्र भी खोल रहे हैं, हमें नदी भी नहीं मिल रही, ग्लेशियर भी नहीं मिल रहा। जो आपकी एटलस में 2 मानचित्र आप देखेंगे, एक तो भारत का, उसमें सारी चीजें नहीं होती है, भौतिक देखना है, राजनीतिक नहीं देखना है। उसके बाद उस राज्य का, जैसे किसी छात्रा को कॉर्डोमम पर्वत नहीं मिले थे तो भारत के मानचित्र में नहीं मिलेंगे। जो भी मैंने आपसे बात की है, आप चाहें तो केरल और तमिलनाडु का मानचित्र देखेंगे, वहां चीजें जूम होकर आपको बेहतर मिल जाए। ठीक है, डन। तो आज के लिए इतना। हिमालय से हम शुरू करेंगे। आपके पास अवसर है, जिन्होंने पहले भी किया है, जिन्होंने पहले किया वो कर सकते हैं। ज्योग्राफी दोबारा पढ़ाया जा रहा है, शिवम कुशवाहा यानी आज आया तीसरी क्लास में, पहली क्लास देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।